कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहां एस्ट्रल पावर यानी कि मैजिक मौजूद है। ये पावर इंसानियत के लिए खतरा बनी हुई है, इसीलिए आम लोग इससे डरते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मेजिस और विचेस। यहाँ दो देश हैं, एक है एम्पायर और दूसरा नेबुलस सोवरेनिटी। एम्पायर में मेजिस और विचेस पर अत्याचार होते हैं क्योंकि वहाँ एस्ट्रल पावर यूज करना बैन है। पर नेबुलस एक ऐसा देश है जहाँ एस्ट्रल पावर वालों को आम नागरिक की तरह जीने की आजादी है। इसी वजह से एम्पायर और नेबुलस के बीच सालों से जंग चली आ रही है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस लंबी जंग को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। अब कहानी एक साल पीछे जाती है। एक लड़का जिसका नाम इसका है, वो एक सेल को तोड़कर एक यंग विच को आजाद करने आता है। वो लड़की उसे एम्पायर के एक सेंट डिसाइपल के रूप में पहचान जाती है, इसीलिए हैरान होती है कि वो उसकी मदद क्यों कर रहा है। इसका उसे कुछ पैसे देता है और वहां से चले जाने को कहता है। फिर कहानी एक साल बाद वापस आती है। इसका इंपीरियल सेनेट के सामने खड़ा होता है, जिसे 8 अपोस्टल्स लीड करते हैं। हमें पता चलता है कि वो सबसे कम उम्र में सेंट डिसाइपल बना था, लेकिन विच को छुड़ाने के बाद उसे डिमोट करके कैद कर लिया गया। अब सेनेट उसे एक और मौका देने का फैसला लेती है। उसका मिशन होगा ग्रैंड विच नेबुलस के एक डिसेंडेंट को मारना, जो आइस कैलेमिटी विच के नाम से जानी जाती है। वो एक प्योर ब्लड और पावरफुल एस्ट्रल यूजर है। सेनेट इसका को मिशन के लिए आजाद कर देता है और उसकी सोर्ड्स भी वापस करती है। इसका कहता है कि उसे सबसे पहले अपनी टीम चाहिए। दूसरी तरफ एक रेस्टोरेंट में जिन नाम का एक लड़का अपनी टीम मेंबर नेने को बताता है कि इसका जेल से रिलीज हो रहा है और उन्हें मिशन के लिए रेडी रहना होगा। बाद में जिन इसका से मिलता है। इसका उसे शुक्रिया अदा करता है कि इतने शॉर्ट नोटिस पर सबको इकट्ठा किया। इस पर जिन कहता है कि उसे इस सब की आदत है। कुछ देर में इनकी कैप्टन मिस भी आ जाती है, जिसके बाद जिन उन्हें मिशन के बारे में बताने लगता है। फिर इसका बताता है कि वो सिर्फ मिशन के लिए आजाद किया गया है, लेकिन मिस को लगता है कि 8 अपोस्टल्स ने उसे फंसाया है। इसका कंफ्यूज हो जाता है तो मिस समझाती है कि आइस कैलेमिटी विच पहली बार नॉर्दर्न फ्रंट पर दिखी थी, जहां उसने अकेले ही उनका डिफेंस तोड़ दिया था। उसे हिस्ट्री की सबसे पावरफुल एस्ट्रल मेज माना जाता है, लेकिन जिन को लगता है कि उनके पास एडवांटेज है क्योंकि दुश्मन के पास इसका के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि वो सेंट डिसाइपल बनते ही जेल जो चला गया था। अब वो लोग जल्दी एक बड़े रिएक्टर के पास पहुंच जाते हैं और मिस हैरान होती है कि वहाँ इतने कम लोग क्यों तैनात हैं। नेने बताती है कि रिएक्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ बहुत सारे एस्ट्रल मेजेस अटैक हुए हैं, इसीलिए ज्यादातर लोग फ्रंट लाइन डिफेंड करने में बिजी हैं। जिन नोट करता है कि ये तो एक साइकिल बन गया है। एम्पायर नया रिएक्टर बनाती है और सोवरेनिटी उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, जिस वजह से उन्हें और भी हथियार बनाने पड़ते हैं। अब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। फिर मिस सबको बताती है कि फ्रंट लाइन पर एक यूनिट मौजूद है, लेकिन वो किसी एस्ट्रल फोर्स से लड़ नहीं रहे हैं और उनके जल्द आने की उम्मीद कर रहे हैं। अब अचानक उनके ट्रक पर एस्ट्रल फोर्सेस अटैक कर देती हैं। मिस हैरान हो जाती है क्योंकि वो अभी भी एम्पायर के इलाके में ही है, लेकिन इसका उन्हें बताता है कि फ्रंट लाइन डिफेंस टूट चुका है। इसका मतलब उन पर कोई पावरफुल एस्ट्रल मेज अटैक कर रहा है। तभी जिन पर एक फायर ब्लास्ट से हमला होता है, लेकिन इसका अपनी सोर्ड से उसे काट देता है। इससे उन पर अटैक करने वाले मेजेस हैरान हो जाते हैं। मिस उन्हें संभल कर रहने को कहती है, लेकिन जिन नहीं चाहता कि वो ऑर्डर्स दे, क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि बॉस कौन है। फोन पर एक बुलेट फायर करता है, लेकिन वो ब्लॉक हो जाती है। वो देखता है कि वो विंड मेजेस हैं। कुछ और मेजेस भी सामने आ जाते हैं। जिन समझ जाता है कि वो उन्हें इसीलिए सेंस नहीं कर पाए क्योंकि वो जमीन के नीचे थे। इसका सोचता है कि उनके बीच कोई पावरफुल मेज जरूर होगा जो ऐसा स्पेल यूज कर सकता है, लेकिन मिस कंफ्यूज है कि ये दोनों ऐसी सिचुएशन में इतने शांत कैसे रह सकते हैं। इस पर जिन कहता है कि हमें इस चीज का पहले से ही अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। फिर जिन पूछता है कि क्या इसका उन सबको हरा सकता है। इस पर वो कहता है कि पॉसिबल है, पर क्योंकि उसे लड़े काफी वक्त हो गया है तो कुछ कह नहीं सकते। इसके बाद वो नेने को उसे बैकअप देने को कहता है। नेने एंटी एस्ट्रल फ्लेयर्स डिप्लॉय करती है और जिन बुलेट फायर करना शुरू कर देता है। एक मेज इसका पर फायर ब्लास्ट यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका डॉज करके उससे नॉकआउट कर देता है। दूसरी मेज हैराने की इसका ब्लास्ट की रेंज से कैसे बच गया। वो अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ कर पाने से पहले ही हार जाती है। जिन भी बाकी लोगों को हरा देता है। तभी रिन नाम की एक अर्थ मेज अपीयर होती है और एक गोलेम को समन करती है, लेकिन वो हैरान हो जाती है कि उसके आने से पहले ही उसके लोग हार गए, क्योंकि उसे ये लोग इतने पावरफुल नहीं लगे थे जो उसके मेजेस को हरा दे। अब गोलेम उन पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन इसका आसानी से उसका हाथ काट देता है और सबको बाकियों को सपोर्ट करने जाने को कहता है और कहता है कि वो यहाँ चीजें संभाल लेगा। अब गोलेम रीजनरेट होता है और फिर अटैक करता है। रिन अपने एस्ट्रल आर्ट से इसका पर शूट करती है, लेकिन शॉक्ड हो जाती है जब इसका उसके सारे अटैक्स ब्लॉक कर देता है। वो सोचती है कि क्या वो एक सेंट डिसाइपल है जो इतना पावरफुल है। इसका उससे कहता है कि वो उसके इस सवाल का जवाब देगा अगर वो बताए कि आइस कैलेमिटी विच कहाँ है, लेकिन रिन कुछ भी बताने से मना कर देती है। वो फिर से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका उससे उसके गोलम से नीचे गिरा देता है और फिर से आइस कैलेमिटी विच के बारे में पूछता है, पर रिन उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है और कहती है कि वो मरना पसंद करेगी।
तभी अचानक वो अपने आप को छुड़ा लेती है और एक नाइफ से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका इजीली उसे नीचे दबा देता है। तभी इसका को अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है, कोई पावरफुल, इसीलिए पीछे हट जाता है। और तभी यहाँ अचानक आइस कैलेमिटी विच आ जाती है। वो तुरंत अपने आसपास सब कुछ फ्रीज कर देती है, इससे इसका शॉक्ड हो जाता है। हमें पता चलता है कि उसका नाम एलिस है। रिन उसे इसका की स्वॉर्ड के बारे में वार्न करती है जो एस्ट्रल आर्ट्स को ब्लॉक और काट सकती हैं। एलिस रिन की तारीफ करती है कि उसने इसका को इतने वक्त तक रोके रखा। इसका समझ जाता है कि उनका गोल रिएक्टर था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि एलिस उसे पहले ही फ्रीज करके उसके टुकड़े कर चुकी है। इसका समझ जाता है कि वही आइस कैलेमिटी विच है। एलिस उससे पूछती है कि वो कौन है और कोई ऐसा जो सेंट डिसाइपल ना हो वो रिन को कैसे हरा सकता है। इस पर इसका कहता है कि वो यहाँ आइस कैलेमिटी विच यानी कि उसे पकड़ने के लिए आया है। इस पर एलिस कहती है, अच्छा मजाक है, अगर नहीं चाहते कि तुम मेरी आइस का पेन दर्द फील करो तो सरेंडर कर दो। एलिस इसके बाद उससे उसका नाम पूछती है, जिसके बाद वो अपने आप को उससे इंट्रोड्यूस करता है और एलिस भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। इसके बाद इसका उसकी तरफ अटैक करने के लिए चार्ज करता है और एलिस उसके रास्ते में आइस बॉल्स बना देती है, लेकिन वो उन्हें पार कर जाता है। एलिस इसके बाद अपने एस्ट्रल आर्ट से उस पर बर्फ की तलवारों की बारिश करती है जो इसका के डिफेंस को तोड़ने लगती हैं, लेकिन इसका उसी टेक्निक से उसे काउंटर करता है अपनी एस्ट्रल सोर्ड्स की पावर दिखाते हुए। अब वो उसके करीब पहुंच जाता है, लेकिन वो उसके अटैक को रोकने के लिए एक आइस शील्ड बनाती है और उसे हार मान लेने को कहती है। इसका मना कर देता है कहते हुए कि वो इस जंग को खत्म करना चाहता है, जिसके लिए उसे जो करना पड़े वो करेगा। एलिस ये सुनकर हैरान हो जाती है और इसका इस मौके का फायदा उठाकर उसके पीछे पहुंच जाता है। एलिस उसे पकड़ने के लिए वाइन्स बनाती है, लेकिन वो उन्हें काट देता है। एलिस पीछे हट जाती है और कहती है कि जिद मत करो, हार मान लो। इस पर इसका कहता है कि पीछे तुम्हें हटना चाहिए। इस पर एलिस कहती है कि मैं एम्पायर को हराकर दुनिया को एक करने तक हार नहीं मानूंगी, क्योंकि वो दुनिया में शांति चाहती है। तभी अचानक वो फिसल जाती है और इसका उसे अपने फास्ट रिफ्लेक्स से बचा लेता है। दोनों के बीच एक ऑकवर्ड मूवमेंट होता है। तभी इसका के दोस्त उसे ढूंढते हुए सुनाई देते हैं। अब एलिस फिलहाल पीछे हटने का फैसला करती है और कहती है कि इस बार तो तुम बच गए, अगली बार तुम इतने लकी नहीं होगे। अगले दिन एलिस इसका के बारे में ही सोच रही थी और उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती, इसीलिए वो अपना ध्यान हटाने के लिए ओपेरा हाउस जाने का डिसाइड करती है। ओपेरा में वो लैला मजनू वाला प्ले देख रही थी, जिसे देख वो काफी इमोशनल हो जाती है और काफी रोती है, इतना कि उसका खुद का रुमाल पूरा भीग जाता है। इस पर उसके पीछे बैठा एक आदमी उसे अपना रुमाल ऑफर करता है। अब ओपेरा खत्म होने के बाद वो उस आदमी से रुमाल गीला करने के लिए माफी मांगती है और वापस करने वाली होती है, लेकिन जैसे ही लाइट ऑन होती है वो शॉक्ड हो जाती है कि वो बंदा इसका है। इसके बाद हम एक दिन पहले का सीन देखते हैं जहां मिस कैप्टन होने के नाते इसका कुछ चेक करने आती है, क्योंकि उसे लगता है कि इसका के साथ कुछ ठीक नहीं है। इसका बताता है कि वो एलिस के साथ हुई उस बैटल के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा। मिस को लगता है कि शायद इससे उस पर इमोशनल इफेक्ट रह गया है। वो कहती है कि जब वो परेशान होती है तो बारबेक्यू खाने से उसे मदद मिलती है, लेकिन इसका को नहीं लगता कि ये उसके लिए काम करेगा। इसीलिए मिस उसे अपने कमरे में ले आती है, जहाँ इसका देखता है कि मिस के अंडरगारमेंट्स सूख रहे थे। उन्हें देख वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे उन्हें नहीं देखना चाहिए। मिस शर्म के मारे उन्हें छुपा देती है और कहती है तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यूं उस बैटल के बारे में सोचने से अच्छा है कि तुम ओपेरा चले जाओ, तुम्हें वहां जाकर थोड़ा अच्छा लगेगा। इसके बाद वो इसका को ओपेरा की टिकट दे देती है। अगले दिन नेने उसे ओपेरा तक ड्राइव करके ले जाती है, लेकिन रास्ते में इसका की आंख लग जाती है और वो देखता है कि उसका मास्टर उसे एस्ट्रल सोर्ड्स दे रहा है और कह रहा है कि इन्हें खोना मत, क्योंकि ये सोर्ड्स जंग खत्म करने की आखिरी उम्मीद है। इसके बाद इसका पहुंच जाता है ओपेरा जो न्यूट्रल सिटी में है और इस तरह इसका की मुलाकात एलिस से होती है। पर एलिस को यहाँ लगता है कि इसका उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो लड़ने को तैयार हो जाती है, लेकिन रिन उसे रोक देती है क्योंकि वो न्यूट्रल सिटी में है जहाँ किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा सख्त मना है और इस वर्ल्ड में जितने भी न्यूट्रल सिटी होती हैं वहाँ दोनों देशों के लोग बिना किसी रोक टोक के आ जा सकते हैं। खैर यहाँ एलिस जाने का फैसला करती है, लेकिन उसे लगता है कि इसका फिर से उसका पीछा करेगा, लेकिन रिन कहती है कि जब से वो ओपेरा से बाहर आए हैं इसका वहाँ से हिला तक नहीं है। इस पर एलिस कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि वो हमारे पीछे ही बैठा था। अब ये दोनों खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट जाते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट पूरी तरह से बुक्ड था, इसीलिए उन्हें किसी के साथ टेबल शेयर करने को कहा जाता है और वो शख्स जिसके साथ वो टेबल शेयर करने वाले थे वो कोई और नहीं बल्कि खुद इसका था। इसका उन्हें यकीन दिलाता है कि वो उनका पीछा नहीं कर रहा बल्कि उसकी रिजर्वेशन पहले से ही थी। अब क्योंकि और कोई जगह खाली नहीं थी, एलिस उसके साथ खाना खाने का फैसला करती है और वैसे भी अगर वो यहाँ से चली गई तो लगेगा कि वो डर गई, लेकिन फिर भी वो रिन को अलर्ट रहने को कहती है। अब इसका और एलिस दोनों
ऑर्डर डिसाइड करते हैं और आखिर में सेम चीज ऑर्डर करते हैं। ये देख वेट्रेस कहती है, वाह, लगता है कि आप एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। ये सुनकर दोनों गुस्से में कहते हैं नहीं। अब ये दोनों खाना खाना शुरू करते हैं और एलिस पूछती है कि क्या उसे पास्ता पसंद है। इस पर इसका कहता है कि मजाक कर रही हो, ये मेरा फेवरेट है और क्रीमी सॉस के साथ तो और भी अच्छा लगता है। ये सुन एलिस समझ जाती है कि उसे पास्ता वाकई काफी पसंद है। अब वो लोग दोस्तों की तरह बातें करने लगते हैं, जिसे देख रिन एलिस से कहती है, लेडी एलिस, खाना खाने पर ध्यान दीजिए। अब रात को रिन एलिस से कहती है कि जो भी इसका के साथ हुआ वो किसी को ना बताए। आमतौर पर वो क्वीन को ये सब बता सकती थी, पर वो चाहती है कि एलिस इसका पर जो कि उनका दुश्मन है उस पर ध्यान ना दे। अब एलिस के पास इसका का रुमाल अभी भी था। इसे देखकर रिन उसे फेंक देने के लिए कहती है क्योंकि ये एक दुश्मन का है। दूसरी तरफ इसका सपना देखता है कि वो ट्रेन में सफर कर रहा है। तभी अचानक ट्रेन पर मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं, जिनसे इसका बाहर आकर लड़ने लगता है। इतने में एक झुंड उस पर अटैक कर देता है, लेकिन एलिस आकर अपनी एस्ट्रल पावर से उन्हें फ्रीज कर देती है और इसके तुरंत बाद इसका की आंख खुल जाती है। अगले दिन इसका और बाकी लोग ट्रेनिंग के बीच में होते हैं कि तभी यहाँ रिसिया नाम की एक लेडी उन्हें इंटरप्ट करती है और बताती है कि अगले मिशन के लिए वो उसके कमांड में होंगे। रिसिया कहती है कि उसने उनके पिछले मिशन की रिपोर्ट पढ़ी और देख सकती है कि सबका काम काफी अच्छा है। फिर वो कहती है, इसका मैंने सुना है कि तुम्हें सोने में दिक्कत हो रही है, तुम तो ओपेरा गए थे, तुम्हें वहाँ मजा नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे वहाँ काफी अच्छा लगा। तभी मिस कहती है कि रिसिया को ये ओपेरा वगैरह सब बोरिंग लगता है। इस पर रिसिया कहती है कि ऐसा नहीं है, मुझे बस आर्ट और एग्जीबिशन जैसी चीजें पल्ले नहीं पड़ती। वैसे मेरे पास आर्ट एग्जीबिशन का टिकट है जो मैंने अपने एक सबऑर्डिनेट से एक गेम में जीता था, तुम चाहो तो ये ले सकते हो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है और हो सकता है कि वहाँ जाने से तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम में थोड़ी मदद मिले। इस बीच एलिस अपनी माँ क्वीन से मिलती है, जो उससे इसका के साथ हुई फाइट के बारे में पूछती है। क्वीन बताती है कि सेंट डिसाइपल्स एम्पायर के सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स होते हैं और पूछती है कि क्या इसका भी उनमें से एक था। फिर वो बात करती है कि उनके फाउंडर ने हजारों इंपीरियल सोल्जर्स के खिलाफ कैसे लड़ा था और वो फाउंडर अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसकी एक जुड़वा बहन थी नेब्यूलस बन। इसके बारे में एम्पायर को नहीं पता था। जब नेब्यूलस की मौत हुई तो एम्पायर को लगा कि ग्रैंड विच मर गई, जबकि असल में फाउंडर अभी नींद की स्टेट में है, लेकिन अभी उस पर लगा बंधन कमजोर हो रहा है। क्वीन बताती है कि ये तब शुरू हुआ जब एलिस इसका से लड़ी थी। एलिस को समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि एस्ट्रल पावर तब रिएक्ट करती है जब उसका होस्ट खतरे में हो। उसे लगता है कि ये फाउंडर के जागने का साइन है, लेकिन फाउंडर की पावर से जुड़े कुछ राज हैं, इसीलिए वो एस्ट्रल इंस्टीट्यूशन से सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करने को कहेगी। इस दौरान वो नहीं चाहती कि एलिस इसका से लड़े जब तक उसके पास उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाहर रेन एलिस से पूछती है कि क्या उसे कोई बात परेशान कर रही है। एलिस बताती है कि उसे सोने में दिक्कत हो रही है और डिसाइड करती है कि उसे थोड़ा घूमने की जरूरत है। रेन समझ जाती है कि वो फिर से न्यूट्रल सिटी जाना चाहती है, इसीलिए वो उसे पिछली बार जो इसका के साथ हुआ था याद दिलाती है। लेकिन एलिस को नहीं लगता कि ऐसा दोबारा होगा, क्योंकि वो ओपेरा जाने का प्लान नहीं कर रही है। लेकिन जैसे ही वो न्यूट्रल सिटी जाती है वो फिर से इसका से टकरा जाती है। वो पूछती है कि एक इंपीरियल सोल्जर न्यूट्रल सिटी बार बार क्यों आ रहा है। इस पर इसका कहता है कि मैं जिस आर्ट एग्जीबिशन में जा रहा हूँ वो एम्पायर के एक आर्टिस्ट की है और पूछता है कि क्या तुम्हारा एक इंपीरियल आर्टिस्ट की आर्ट देखना ठीक है। इस पर एलिस कहती है कि आर्ट आर्ट होता है, फर्क नहीं पड़ता इस देश का हो या उस देश का, आर्ट की कोई सीमा नहीं होती। इसका उसे साथ में चलने को कहता है, लेकिन एलिस उससे अलग रास्ते पर जाने का फैसला करती है, लेकिन फिर वो रास्ता भटक जाती है। इसका उसे ढूंढ लेता है, जहाँ एलिस कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो आर्ट म्यूजियम में होना चाहिए। इस पर इसका कहता है कि मैंने तो काफी कुछ ऑलरेडी देख लिया है, पर मुझे तुम वहाँ नहीं दिखी तो लगा शायद तुम खो गई हो, तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। लेकिन एलिस मना कर देती है क्योंकि वो दुश्मन है और उनका साथ में घूमना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन इसका उसे याद दिलाता है कि उसने ही कहा था कि आर्ट की कोई सीमा नहीं होती। ये सुन एलिस मान जाती है। अब ये दोनों साथ में एक पेंटिंग देखने लगते हैं और एलिस पूछती है कि उसे ये आर्टिस्ट क्यों पसंद है। इस पर इसका कहता है कि क्योंकि वो उसके काम में उसकी पर्सनैलिटी देख सकता है। अब दोनों साथ में काफी एंजॉय करते हैं। एग्जीबिशन के बाद एलिस उसे रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू के तौर पर ड्रिंक खरीद कर देती है। इसके बाद वो दोनों ड्रिंक पीते हैं और मोमेंट ही मोमेंट में इसका उसके कंधे पर सो जाता है। ये देख एलिस कहती है कि तुम जानते हो हम दोनों दुश्मन हैं, अगर मैं चाहूँ तो इस वक्त तुम्हें आसानी से खत्म कर सकती हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है। इसका को इंपीरियल सेनेट में बुलाया जाता है, जहाँ वो आइस कैलेमिटी विच को रोकने के लिए उसकी तारीफ करते हैं, पर इसका कहता है कि मैं तो रिएक्टर को प्रोटेक्ट करने में फेल हो गया। लेकिन वो कहते हैं कि रिएक्टर को बचाना तुम्हारा मिशन नहीं था, बल्कि कोई ऐसा जो आइस कैलेमिटी विच से लड़ सके, ऐसा होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बताते हैं कि उसकी काबिलियत को देखते हुए उन्होंने उसे फिर से सेंट डिसाइपल बनाने के बारे में सोचा है। इसके बाद वो कहते हैं हम जानते हैं कि तुम जंग खत्म करना चाहते हो और सेंट डिसाइपल बनकर तुम एम्पियर से मिल पाओगे, जिसके
इसके बाद तुम उनके सामने इस चीज का प्रस्ताव रख सकते हो, लेकिन क्योंकि एम्पायर में तुम्हें अभी भी एक क्रिमिनल माना जाता है, इसीलिए तुम्हें विच को पकड़कर सबका भरोसा जीतना होगा। अब इसका फिर से एलिस के बारे में ही सोचने लगता है और मिस को कॉल करके ट्रेनिंग स्किप करने की परमिशन मांगता है क्योंकि वो न्यूट्रल सिटी जाना चाहता है। अब मिस इस शर्त पर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है कि वो उसके साथ जाएगी। दूसरी तरफ रिन एलिस को इसका के बारे में बताती है कि वो सेंट डिसाइपल बनने वाला सबसे यंग पर्सन है। एलिस हैरान थी कि उसे इसके बारे में कैसे पता नहीं। इस पर रिन बताती है कि जब उसका प्रमोशन हुआ था उसके तुरंत बाद उसे जेल में डाल दिया गया था और यही वजह है कि उनके पास इसका के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब एलिस इसका के जेल में जाने की वजह पूछती है। इस पर रिन बताती है कि उसने एक विच की भागने में मदद की थी। एलिस हैरान थी कि इसका एक विच की मदद करके खुद मुसीबत में क्यों पड़ना चाहेगा। इसका ने जिस विच की मदद की थी एलिस उसका पता लगाने को कहती है। इस पर रिन कहती है कि वो ऑलरेडी उसका पता लगा रही है और इसमें कुछ दिन और लग सकते हैं। रिन इसके बाद चली जाती है और एलिस इसका के रुमाल को उठा लेती है, लेकिन तभी क्वीन आ जाती है और एलिस को इसका में इंटरेस्ट लेते देखकर उसे याद दिलाती है कि एम्पायर उनका दुश्मन है और वो भी एम्पायर का ही एक सोल्जर है। वो ये भी देखती है कि एलिस एक इंपीरियल आर्टिस्ट की आर्ट कलेक्ट कर रही है, इसीलिए वो उसे ये सब बंद करने को कहती है क्योंकि सोल्जर्स हो या आर्टिस्ट वो भी एम्पायर के मोहरे ही होते हैं। इतना कहने के बाद क्वीन चली जाती है। उसके जाने के बाद एलिस रिन को आवाज लगाती है और कहती है कि वो कल न्यूट्रल सिटी फिर से जाना चाहती है, इस उम्मीद में कि वो इसका से मिलेगी क्योंकि वो उसका असली मकसद और इरादे जानना चाहती है। अगले दिन जब इसका और मिस न्यूट्रल सिटी जा रहे होते हैं, मिस पूछती है कि वो किससे मिलने जा रहा है। इस पर वो कहता है कि फिलहाल तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है कि उसे वो इंसान वहाँ मिलेगा भी या नहीं, पर उम्मीद है कि उसकी मुलाकात उस लड़की से फिर से होगी। अब ये शहर पहुंचते हैं और इसका की मुलाकात फिर से एलिस से हो जाती है। एलिस कहती है कि लगता है जरूर हमारे बीच कोई ना कोई कनेक्शन है जिस वजह से हमारे रास्ते यूं ही मिल जाते हैं। वैसे तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? इस पर इसका बताता है कि वो उसकी कैप्टन मिस है। मिस भी इसका से उसके बारे में पूछती है। इस पर एलिस खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि मेरा नाम एलिस लू नेबुलिस द 9 है। मिस ये सुन हैरान हो जाती है कि वो नेबुलिस सोवरेनिटी की प्रिंसेस है। इसके बाद अब ये लोग शहर के बाहर आ जाते हैं जहाँ एलिस पूछती है कि इसका ने उस विच को क्यों आजाद किया था जिसके लिए उसे जेल हुई थी। इस पर वो बताता है कि वो सिर्फ एक छोटी लड़की थी, उसके बावजूद एम्पायर ने उसे कैद कर रखा था, जो बात उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उसने ये जानते हुए कि उसके साथ क्या होगा उस विच को भागने में मदद की। एलिस को उसकी बात हजम नहीं होती क्योंकि अगर वो बाकी एक अच्छा इंसान है तो वो उसे क्यों पकड़ना चाहता है। इस पर इसका कहता है कि मेरा गोल हमेशा से शांति रहा है, लेकिन एम्पायर और सोवरेनिटी आपसी समझौता नहीं करेंगे, इसीलिए ही मैंने एक प्योर ब्रीड को हॉस्टेज बनाने का प्लान बनाया। इससे सोवरेनिटी को शांति की बातचीत के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एलिस उसकी बातों पर यकीन करती है, लेकिन उसे नहीं लगता कि उसका प्लान काम करेगा क्योंकि अगर वो उसे पकड़कर ले भी गया तो उसकी मां यानी कि क्वीन नेगोशिएशन नहीं करेगी क्योंकि उसके देश के लोग एम्पायर से नफरत करते हैं। अब एलिस इसका के सामने ऑफर रखती है कि तुम मेरे अंडर काम करो। इससे पहले कि इसका जवाब दे पाता आसमान फट जाता है और फाउंडर आसमान में बने एक होल से प्रकट होती है। इसका और मिस रियलाइज करते हैं कि ग्रैंड विच अभी भी जिंदा है। ये देख मिस को लगता है कि इसके पीछे एलिस का हाथ है, इसीलिए कहती है कि ये फेयर फाइट नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन एलिस कहती है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। अब फाउंडर उन पर फायर ब्लास्ट शूट करती है। दूसरी तरफ क्वीन देखती है कि वहां से फाउंडर की बॉडी गायब है। उसे लगता है कि क्योंकि अब फाउंडर जाग चुकी है तो वो आराम से इस चल रही 100 साल पुरानी जंग को जीत सकते हैं। इधर फाउंडर एलिस पर भी अटैक कर रही थी, जिसे देखकर इसका पूछता है कि फाउंडर एलिस पर क्यों अटैक कर रही है जबकि वो उसकी वंशज है। एलिस बताती है कि ये शायद एस्ट्रल पावर के ऑटो डिफेंस सिस्टम की वजह से है, हालांकि पूरी तरह से वो भी श्योर नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वो इसका से कहती है कि जब से वो उससे मिली है उसके अंदर उसके लिए फीलिंग्स हैं, इसके बारे में वो आज उससे बात करना चाहती थी, लेकिन अब वो बहुत गुस्सा है क्योंकि फाउंडर की वजह से ये सब खराब हो गया। एलिस अब फाउंडर को इसका के साथ रोकने का डिसाइड करती है। इस पर फाउंडर कहती है क्या तुम एम्पायर से मिल चुकी हो? अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हें रास्ते से हटाने में खुशी होगी। इसके बाद वो एलिस पर अटैक कर देती है, लेकिन रिन गोलम समन करके उसे प्रोटेक्ट करती है और खुद घायल हो जाती है। एलिस उसके पास जाती है। रिन क्या तुम ठीक हो? अपनी आंखें खोलो। इसका उसे शांत करता है और कहता है कि वो अपनी आइज का इस्तेमाल करके रिन की बॉडी को कूल करे। फिर वो मिस से रिन को हॉस्पिटल ले जाने और एरिया के सभी लोगों को इवैक्यूएट करने को कहता है। अब इसका अपनी शॉर्ट्स निकालता है और उन्हें देखकर फाउंडर कहती है कि क्या यही शॉर्ट तो उसके जागने की वजह नहीं है। फाउंडर ये भी मेंशन करती है कि ये शॉर्ट्स क्रॉस वेल की हैं। ये सुनकर इसका हैरान हो जाता है और पूछता है कि वो उसके मास्टर को कैसे जानती है। इससे फाउंडर समझ जाती है कि वो क्रॉस वेल का डिसाइपल है और कहती है कि फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे जो भी हो, तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। फाउंडर एक बार फिर उन पर अटैक
करना शुरू कर देती है, लेकिन इसका और एलिस उसके अटैक्स को इजीली रोक लेते हैं। एलिस भी कहती है कि तुम अब सॉवरेनिटी की हीरो नहीं रही, क्योंकि तुमने बिना सोचे समझे एक फेलो एस्ट्रल मेज यानी कि रिन को चोट पहुंचाई है। इस पर फाउंडर कहती है कि सिर्फ हीरो बनकर दुनिया को नहीं बचाया जाता, इसीलिए मैं ऐसी विच बनूंगी जो एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर देगी। इसका और एलिस उसे साथ में कहते हैं कि हो सकता है कि तुम पास्ट में सभी एस्ट्रल मेजेस के लिए उम्मीद रही हो, लेकिन तुम्हारी ये हरकतें देखकर नहीं लगता कि दुनिया को तुम्हारी अब जरूरत भी है। इसके बाद दोनों उसकी तरफ बढ़ते हैं। इस दौरान अटैक पावर बढ़ाने के लिए फाउंडर अपनी पीठ पर विंग्स ग्रो कर लेती है और फायर ब्लास्ट से अटैक करती है। इतना ही नहीं, वो आइस और अर्थ मैजिक भी यूज करती है और एक शेर को क्रिएट करती है जो उन पर अटैक करने बढ़ता है, लेकिन एलिस उसे फ्रीज कर देती है। फाउंडर इसके बाद विंड अटैक यूज करती है जिसके सामने वो टिक नहीं पाते, लेकिन इसका अपनी स्वॉर्ड्स की मदद से खुद को और एलिस को पकड़ लेता है। एलिस उससे कहती है कि उसे छोड़ दे क्योंकि उसका हाथ जख्मी हो रहा है, लेकिन वो बस मुस्कुराता है और कहता है कि हम न्यूट्रल सिटी में हैं और हमारा गोल भी सेम है, इसीलिए फाउंडर को हराने के लिए हमें साथ काम करना चाहिए। एलिस इसके बाद फाउंडर पर आइस एरो शूट करना शुरू करती है, लेकिन वो उन्हें ब्लॉक कर लेती है और एलिस को उड़ा देती है। इस दौरान इसका फाउंडर के करीब जाने की कोशिश करता है, जिसे देख वो उसे रोकने के लिए फायर बॉल शूट करने लगती है, जिन्हें वो एक एक करके काट देता है। एलिस उसे कहती है कि वो सीधा आगे बढ़ता रहे। इतना कहकर वो आइस की सीढ़ियां बना देती है, जिसके सहारे वो फाउंडर की ओर तेजी से बढ़ने लगता है। ये देख फाउंडर उस पर एक फायर एरो शूट करती है, लेकिन एलिस अपनी आइस शील्ड यूज करके उसे ब्लॉक कर देती है और इसका फाइनली फाउंडर तक पहुंच जाता है और उसके विंग्स उसकी बॉडी से अलग कर देता है। इसके बाद फाउंडर फिर से गहरी नींद में चली जाती है। ये सब खत्म होने के बाद इसका एलिस के ऑफर को रिजेक्ट करते हुए कहता है कि वो उसके लिए काम करने का ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि वो लोग अभी भी दुश्मन हैं, लेकिन क्योंकि दोनों फाउंडर के साथ फाइट से थक चुके हैं, इसीलिए डिसाइड करते हैं कि सिर्फ आज के लिए वो दुश्मन नहीं है, कल से वो लोग फिर से दुश्मन होंगे। इसके लिए एलिस मान जाती है। इसके बाद सीन रिसिया पर शिफ्ट होता है, जहां वो मिसमिस को बताती है कि उनके अगले मिशन के लिए ज्वाइंट ट्रेनिंग जल्द ही शुरू होगी, इसीलिए उन्हें बचे हुए टाइम को एंजॉय करना चाहिए। इसीलिए मिसमिस और बाकी लोग एक कसिनो में आ जाते हैं। यहाँ मिसमिस को चिंता हो रही थी कि क्या आने वाला मिशन खतरनाक होगा। अब यहाँ बाकी लोग मिसमिस से पूछते हैं कि वो कसिनो क्यों आना चाहती थी। इस पर वो बताती है कि वो जैकपॉट जीत कर एक टैंक खरीदना चाहती है, ताकि अगर मिशन के दौरान कुछ हो जाए तो वो सब उसकी हेल्प से सही सलामत भाग सकें। फिर हम देखते हैं कि एलिस और रिन भी कसिनो आ जाते हैं, जहाँ रिन गैम्बलिंग गेम के बारे में उसे बताती है, लेकिन एलिस कहती है कि उसे गैम्बलिंग वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो तो न्यूट्रल सिटी जाना चाहती थी। इस पर रिन कहती है वहां जाकर तुम फिर से उस इंपीरियल सोल्जर से मिलना चाहती हो, सही कहा ना। रिन इसके बाद उसे स्लॉट्स ट्राई करने ले जाती है, जिस दौरान एलिस इसका के साथ अपनी फाइट की डेट चुनने लगती है कि कब वो उससे लड़ेगी। ये देखकर रिन कहती है कि फाइट की डेट कौन चुनता है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम शादी की डेट फिक्स कर रही हो। शादी की बात सुनकर एलिस शर्मा जाती है। ये देख रिन पूछती है कि तुम शर्मा क्यों रही हो। इस पर वो कहती है कि अब तुमने बात ही ऐसी कर दी, शर्म तो आएगी ही ना। अब रिन ये सब छोड़ उसे स्लॉट्स खेलने पर मजबूर करती है और एलिस मान जाती है। उसे भी लगता है कि इस बार उसकी मुलाकात इसका से नहीं होगी। अब एलिस गेम ट्राई करती है और पहली ही कोशिश में जैकपॉट जीत जाती है। रिन जैकपॉट मनी के लिए स्टाफ को लेने चली जाती है, जिस दौरान नेने यहाँ पहुंच जाती है और उसे कांग्रेचुलेट करती है और कहती है कि काश उनके पास इतने कॉइन होते तो वो कैप्टन के लिए टैंक खरीद पाते। ये सुनकर एलिस अपना जैकपॉट नेने को देने का डिसाइड करती है, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत नहीं है। नेने जैकपॉट लेकर अपनी टीम के पास आ जाती है और सबको बताती है कि कैसे एक खूबसूरत सुनहरे बालों वाली लड़की ने उसे अपना जैकपॉट दे दिया। सुनहरे बाल से इसका को लगता है कि कहीं वो एलिस तो नहीं, लेकिन फिर वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इधर वापस जाते हुए एलिस को एक फॉर्च्यून टेलिंग की दुकान मिलती है, जहाँ वो पूछती है कि मैं किसी को ढूंढ रही हूँ, वो एक लड़का है और मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी मुलाकात उससे कब और कहाँ होगी। फॉर्च्यून टेलर उसे बताती है कि जिसे वो ढूंढ रही है वो करीब ही है और उनके बीच एक ऐसा कनेक्शन है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। उसके जाने के बाद इसका की नजर भी यहाँ पड़ती है और वो भी इस फॉर्च्यून टेलर के पास आ जाता है और कहता है कि वो एक लड़की के बारे में जानना चाहता है और उसकी मुलाकात उससे कब होगी। फॉर्च्यून टेलर उसे भी वही बात बताती है कि जिसे तुम खोज रहे हो वो करीब है। अब सीन शिफ्ट होता है। रिसिया को इंपीरियल सेनेट बुलाया जाता है, जहाँ वो चाहते हैं कि रिसिया मिसमिस की दोस्त होने का फायदा उठाते हुए उसकी टीम को वोर्टेक्स पर रीइंफोर्समेंट के तौर पर भेजे। अब उनके कहने पर रिसिया मिसमिस और बाकियों को कॉल करती है और कहती है कि जिस भी मिशन पर वो जाने वाले थे उसे भूल जाएं, क्योंकि अब वो उन्हें एक नई मिशन पर भेज रही है। वो बताती है कि एम्पायर और नेबुलस सोवर्निटी के बीच जंग इसीलिए शुरू हुई थी क्योंकि एस्ट्रल एनर्जी के बहाव ने वोर्टेक्स बना दिया था, लेकिन अब एक और वोर्टेक्स बनने वाला है। अगर सोवर्निटी ने इस पर कंट्रोल हासिल कर लिया तो एम्पायर के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसीलिए एक तरह से तुम लोगों को वहां सोवर्निटी को रोकने के लिए भेजा जा रहा है। इधर
इधर रिन भी एलिस को वॉर्टेक्स के बारे में बताती है, लेकिन एलिस हैरान है कि उसे इस बारे में पहले से क्यों नहीं पता। रिन बताती है कि जो फैमिली ने जानबूझकर इस चीज की खबर हमें देर से दी। ये सुन एलिस सोचती है कि क्या जो फैमिली वॉर्टेक्स को खुद के लिए रखने का सोच रहे हैं। एलिस इसके बाद जो फैमिली से खुद इस बारे में पूछने के लिए आ जाती है। तभी लॉर्ड मास्क, जो फैमिली का टेम्पररी हेड था, नाइफ लेकर एलिस के पीछे से आ जाता है, लेकिन रिन उसकी प्रेजेंस को सेंस कर लेती है और उसे वहीं रोक देती है। ये देख लॉर्ड मास्क रिन के सेंस की तारीफ करता है। अब एलिस उसके हाथ में नाइफ देखती है और कहती है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा था। इस पर मास्क कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, अब क्योंकि मेरी एस्ट्रल एनर्जी कम है इसीलिए मैं एस्ट्रल आर्ट यानी कि मैजिक यूज नहीं कर सकता, इसीलिए अपने पास हमेशा एक चाकू रखता हूँ। फिर मास्क पूछता है कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, जिस पर एलिस पूछती है कि जो फैमिली ने नए वॉर्टेक्स के बारे में क्यों नहीं बताया। इस पर लॉर्ड मास्क कहता है कि इसका कोई प्रूफ नहीं है कि वो एक वॉर्टेक्स है, लेकिन फिर भी वहाँ ट्रूप्स भेजने चाहिए ताकि कंफर्म हो सके कि वो एक वॉर्टेक्स है भी या नहीं। इस पर एलिस कहती है कि अगर यही बात है तो तुम लोग इस चीज की रिपोर्ट भेजने में देरी क्यों कर रहे हो। इस पर लॉर्ड मास्क कहता है कि उनकी रिपोर्ट इसीलिए डिले हुई क्योंकि डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में टाइम लग रहा है। दूसरी तरफ एम्पायर के आर्मी कैंप में इसका मिसमिस से पूछता है कि क्या उसने न्यूट्रल सिटी में जो फाउंडर विच के साथ हुआ उसकी रिपोर्ट हायर अप्स को दी। इस पर मिसमिस कहती है कि हायर अप्स गुस्सा थे क्योंकि उसने प्रूफ के लिए फाउंडर की फुटेज रिकॉर्ड नहीं की और कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं है, वो ऐसी छोटी छोटी मुसीबतों में पड़ती रहती है। फिर मिसमिस यहाँ पर अपनी एक पुरानी दोस्त नोरो को देखती है और सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है। तभी नेमलेस नाम का एक सेंट डिसाइपल जो इनका कमांडर था वो सबको इकट्ठा करता है और बताता है कि उनका मिशन सोवर्निटी से पहले वॉर्टेक्स को सीज करना है और अगर सीज करने में फेल हो जाए तो उसे डिस्ट्रॉय करना है। फिर वो कहता है कि मेरा एक ही गोल होगा, एस्ट्रल पावर फोर्सेस को डिस्ट्रॉय करना, और मैं चाहता हूँ कि इस बीच कोई मेरे रास्ते में न आए। इसके बाद सभी ट्रूप्स वॉर्टेक्स को ढूंढने लगते हैं। जब इसका और बाकी लोग वॉर्टेक्स ढूंढ रहे होते हैं, मिसमिस को नोरो कांटेक्ट करती है जो बताती है कि एक यूनिट गायब हो गई है और उन्हें ढूंढने गई 2 और यूनिट से भी संपर्क टूट गया है। मिसमिस सोचती है कि क्या ये विचेस का काम है, लेकिन नोरो को लगता है कि अगर ऐसा होता तो कुछ तो सबूत मिलता है इस चीज का। अब मिसमिस वेस वापस जाने के डिसाइड करती है क्योंकि उसे लगता है कि उनके लिए कमांडर नेमलेस की तरफ से नए ऑर्डर्स होंगे, लेकिन वहां पहुंचने पर नेमलेस उन्हें वॉर्टेक्स को ढूंढना कंटिन्यू करने को कहता है और ये भी कहता है कि 32 में से सिर्फ 3 यूनिट मिसिंग है और सिर्फ उन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू टीम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मिसमिस और बाकी लोग उसके ऑर्डर से सहमत नहीं होते। इसका भी नेमलेस को कन्फ्रंट करने का डिसाइड करता है क्योंकि इसका के जेल जाने से पहले वो लोग साथ में काम कर चुके थे, लेकिन जब इसका उससे बात करने की कोशिश करता है तो नेमलेस कहता है मुझे तुम्हारा नाम तो नहीं पता पर लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। फिर उसे याद आ जाता है कि इसका वही सेंट डिसाइपल है जो विच को आजाद करने की वजह से जेल चला गया था। फिर इसका अपनी बात रखने की कोशिश करता है लेकिन नेमलेस उसे रोक देता है और कहता है कि मुझसे बात करने के लिए तुम्हारे पास उचित रैंक होनी चाहिए सोल्जर। तभी यहाँ मिसमिस आ जाती है और इसका से कहती है कि टीम की कैप्टन होने के नाते वो उसकी तरफ से बात करेगी। अब मिसमिस उसके सामने अपनी बात रख देती है। सीन शिफ्ट होता है। इसका नेने और जिनको बताता है कि उसने नेमलेस से बात करने की कोशिश की लेकिन उसने उसका कोई भी जवाब नहीं दिया। इससे उन्हें लगता है कि शायद कोई सीक्रेट ऑपरेशन चल रहा है जिसके बारे में उन्हें नहीं पता। इस बीच एलिस भी वॉर्टेक्स ढूंढने का डिसाइड करती है। रिन सोचती है कि क्या वो इस उम्मीद में जा रही है कि इसका से फिर से मिलेगी, लेकिन एलिस कहती है कि वो रॉयल फैमिली की प्रिंसेस के तौर पर जा रही है। एलिस और रिन अब वॉर्टेक्स पर पहुंच जाते हैं जहां लॉर्ड मास्क भी पहुंच जाता है। ये कंफर्म हो जाता है कि ये एक वॉर्टेक्स ही है, इसीलिए एलिस मास्क से पूछती है कि क्या वो इस वॉर्टेक्स को खुद के लिए रखने का प्लान कर रहा था। इस पर मास्क उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उसे भी कुछ वक्त पहले ही पता चला है कि ये एक वॉर्टेक्स है और वो क्वीन को इसके बारे में रिपोर्ट करने वाले थे। मास्क की भतीजी किसिंग वो यहाँ आ जाती है, इसीलिए वो एलिस से कहता है कि एलिस वॉर्टेक्स को डिफेंड करने का काम मुझ पर छोड़ दो। अब क्योंकि मास्क इतना ताकतवर नहीं है कि इंपीरियल आर्मी के खिलाफ लड़ सके, तो एलिस उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी भतीजी किसिंग इतनी ताकतवर है जो इंपीरियल आर्मी के खिलाफ लड़ सके। इस पर मास्क कहता है मेरा मानना है कि किसिंग में तुम्हें सरपास करने का टैलेंट है। इस पर एलिस कहती है कि ठीक है, मैं उसकी काबिलियत पर शक नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये जानना है कि जो फैमिली इस वॉर्टेक्स के साथ क्या करने का प्लान कर रही है, और ये मत कहना कि इसकी मदद से तुम लोग एम्पायर के साथ एक बड़ी जंग करना चाहते हो। इस पर मास्क कहता है कि ये तो हर एस्ट्रल मेज का सपना है कि वो एम्पायर की आर्मी को हराए। इससे हम ये समझ पाते हैं कि जो फैमिली वाकई में इस वॉर्टेक्स का इस्तेमाल करना चाहती है ताकि एम्पायर के साथ जंग में सोवर्निटी का पलड़ा भारी रहे। इस बीच दूसरी ओर नेने को बेस से पता चलता है कि बेस में एस्ट्रल पावर रीडिंग्स आ रही हैं। इसका कहता है कि हो सकता है कि वहाँ कोई मैजिक यानी कि एस्ट्रल यूजर हो। फिर मिसमिस को कॉल आता है और पता चलता है कि रीडिंग्स एक एस्ट्रल आर्ट से ही हैं, यानी वाकई वहाँ कोई सोवर्निटी का जासूस है। अब इन्हें रियलाइज होता है कि किसी ने उनके बेस
बेस में घुसपैठ की है और मिसिंग यूनिट्स को भी शायद उन्होंने ही किडनैप किया है। मिस उन्हें बताती है कि उनका बेस शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन उनके लिए ऑर्डर्स हैं कि वो वॉर्टेक्स को ढूंढते रहें। तभी इन्हें वॉर्टेक्स का सिग्नल मिल जाता है और ये लोग सोचते हैं कि वॉर्टेक्स को सबसे पहले ढूंढने के लिए उनकी टीम को शाबाशी मिल सकती है, लेकिन नोरो की यूनिट भी यहाँ पहुंच जाती है। नोरो उन्हें बताती है कि सोवर्निटी ने पहले ही वहाँ इंपीरियल सोल्जर्स को पकड़ने के लिए जाल बिछा रखा है और मैं बता दूं कि मैं और मेरी टीम का काम है वहाँ जाने वाली हर एक टीम को पकड़ना। इतना कहकर नोरो मिस को हॉस्टेज बना लेती है और रिवील करती है कि वो और उसकी टीम सब विचेस हैं। मिस को लगता है कि वो असली नोरो नहीं है, लेकिन नोरो से बिजली का झटका देती है और कहती है कि मैं हमेशा से एक विच ही थी और यही मेरी सच्चाई है, यानी कि वो एक जासूस है। तभी यहाँ नेमलेस आ जाता है और एक एक करके नोरो के सभी साथियों को हरा देता है, लेकिन उनमें से एक नोरो को बचकर भागने में मदद करने के लिए फायर ब्लास्ट शूट करता है। इस दौरान नोरो जीप की तरफ भागती है और उसे रोकने के लिए नेमलेस उस पर अपना नाइफ फेंकने वाला होता है, लेकिन इसका उसे रोक देता है, जिससे नोरो भाग जाती है। इसका नेमलेस से कहता है कि उसका नाइफ मिस को लग सकता था। इस पर नेमलेस कहता है कि क्या तुम वापस जेल जाना चाहते हो, क्योंकि तुमने अभी अपने कमांडर के खिलाफ जाने की कोशिश की है। जिस वजह से एक जासूस भाग निकला, लेकिन जिन बीच में कहता है कि अभी ये सब जरूरी नहीं है, उन्हें पता है कि नोरो कहाँ गई है। इस पर नेमलेस कहता है कि उनका मिशन चेंज नहीं हुआ है, अगर वॉर्टेक्स सोवर्निटी के हाथ लग गया है तो उन्हें उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। दूसरी तरफ मास्क मेंशन करता है कि वॉर्टेक्स कितना छोटा है। एलिस उसे बताती है कि इस वॉर्टेक्स से सिर्फ कुछ ही इमेजेस को फायदा होगा। फिर मास्क को नोरो के बारे में पता चलता है और वो उससे मिलते हैं, जहां मास्क नोरो को इंपीरियल सोल्जर को पकड़ने के लिए शाबाशी देता है। अब क्योंकि मिस भी एलिस से न्यूट्रल सिटी में मिल चुकी है, इसीलिए एलिस को देखते ही उसके मुंह से निकल जाता है कि वो एलिस को पहले से जानती है। लेकिन रिन सिचुएशन को संभालते हुए उसे बेहोश कर देती है और नोरो से कहती है कि तुम्हें पता होना चाहिए किसी दुश्मन को बेस में लाना कितना खतरनाक हो सकता है। इस पर नोरो उससे माफी मांगती है। अब एलिस को रियलाइज होता है कि ये इसका से लड़ने का अच्छा मौका है। वो नोरो से एम्पायर के बेस की लोकेशन लेती है और रिन के साथ वहां के लिए निकल जाती है। इधर एम्पायर सोवर्निटी के बेस पर बॉम्बिंग शुरू कर देती है, जिससे इसका और बाकी लोग मिस को बचाने के लिए दौड़ते हैं। इसका वहां पहुंचकर देखता है कि नोरो मिस को कुत्ते की तरह खींच रही है, इसीलिए वो उसे आजाद कर देता है। नोरो गुस्सा हो जाती है और उस पर लाइटनिंग अटैक करती है, लेकिन इसका आसानी से अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। किसिंग भी यहाँ पर आ जाती है और एम्पायर की एक मिसाइल को उनके बेस पर हिट होने से पहले रोक लेती है। ये देखकर इसका समझ जाता है कि वो काफी ताकतवर है और एक प्योर ब्रीड है। दूसरी तरफ एलिस एम्पायर के बेस पर पहुंच जाती है, जहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन नेमलेस यहाँ पर ऑलरेडी था, जो कैमोफ्लेज सूट की हेल्प से इनविजिबल था। वो सही मौका देखकर एलिस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन रिन उसके अटैक को सेंस कर लेती है और एलिस को बचा लेती है, जिससे वो खुद घायल हो जाती है। ये देखकर एलिस को नेमलेस पर रिन को चोट पहुंचाने के लिए बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि तुमने रिन को चोट पहुंचाकर बड़ी गलती कर दी, उम्मीद है कि तुम मेरे गुस्से का सामना कर लोगे। इधर सोवर्निटी के बेस पर किसिंग थॉर्न्स यानी कि कांटों को फॉर्म करके इसका पर अटैक कर देती है, लेकिन इसका को ये अटैक ब्लॉक करते देखकर वो हैरान हो जाती है और उसे लगता है कि वो एक सेंट डिसाइपल है। अब किसिंग उसी डिस्ट्रॉय हुए मिसाइल को रिजनरेट करके इसका पर गिरा देती है। इस बीच एलिस नेमलेस पर अपनी आइस स्वॉर्ड से अटैक करती है, जिन्हें वो आसानी से डॉज कर लेता है और उसकी दो स्वॉर्ड्स पकड़कर वापस एलिस की तरफ फेंकता है, लेकिन रिन बीच में आकर उन्हें ब्लॉक कर लेती है। एलिस रियलाइज करती है कि नेमलेस काफी ताकतवर है और कहती है कि अब अपनी असली पावर्स दिखाने का वक्त आ गया है। इसके बाद वो ग्रेट आइस कैलेमिटी यूज करती है, जिससे आसपास सब कुछ फ्रीज हो जाता है, लेकिन नेमलेस किसी तरह बच निकलता है। अब एलिस अपने कैंप पर वापस जाने के डिसाइड करती है, लेकिन तभी वॉर्टेक्स के पास एक धमाका देखती है। इधर किसिंग को लगता है कि उसने इसका को खत्म कर दिया है, लेकिन इसका बिना किसी खरोच के बाहर निकलता है और किसिंग को रियलाइज होता है कि उसकी ब्लैक स्वॉर्ड्स एस्ट्रल आर्ट्स को काटती हैं, जबकि उसकी व्हाइट स्वॉर्ड एस्ट्रल अटैक को फिर से रिक्रिएट करती है। किसिंग उससे पूछती है कि उसने इस तरह फाइट करना किससे सीखा और उसकी काबिलियत की तारीफ करती है और ये भी कहती है कि भले ही वो ताकतवर है पर जरूरी नहीं कि जीत उसकी होगी। किसिंग उस पर फिर से अटैक करती है, जिससे इसका डॉज कर लेता है और स्वॉर्ड्स के हैंडल से उसे नॉक कर देता है। इसका और मिस डिसाइड करते हैं कि वो किसिंग को अपने साथ बेस पर ले चलेंगे, लेकिन तभी अचानक मास्क उसके पीछे से आकर इसका को स्टैप कर देता है। इसका उससे कहता है कि वो कौन है। इस पर मास्क कहता है कि तुम्हें मेरी नहीं बल्कि अपनी कैप्टन की फिक्र होनी चाहिए। इतना कहकर मास्क मिस को वॉर्टेक्स में धकेल देता है और किसिंग को लेकर यहाँ से भाग जाता है। इसका उसे बचाने के लिए अंदर कूद जाता है, लेकिन फिर देखता है कि एलिस भी उसके पीछे पीछे वॉर्टेक्स में कूद गई है। यहाँ एलिस उसे बचाने का ऑफर देती है, इस शर्त पर कि वो बाद में उससे लड़ेगा। इसका उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। अब जैसे ही एलिस उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करती है, एस्ट्रल एनर्जी अचानक बढ़ जाती है, जिससे वॉर्टेक्स एक्सप्लोड हो जाता है और वो अलग हो जाते हैं। लेकिन किसी तरह वो लोग
अलग अलग बाहर निकल आते हैं, जहाँ जिन और नीनी आकर इसका से पूछते हैं कि क्या वो लोग ठीक हैं। इस पर इसका कहता है कि वो लोग वॉर्टेक्स में गिर गए थे, पर जैसे तैसे वो लोग बच आए। साथ ही इसका मन ही मन एलिस को उसकी और मिस की जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। कई दिन बीत जाते हैं। रिन देखती है कि एलिस इसका के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही है, इसीलिए रिन कहती है कि वो इसका के साथ उसकी फाइट सेटअप करने में मदद करने को तैयार है, ताकि वो इसका के बारे में सोचना बंद कर सके। फिर वो कहती है कि उन्हें न्यूट्रल सिटी जाते रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग वहाँ 3 बार मिल चुके हैं। दूसरी तरफ मिस अपने टीम मेंबर से माफी मांगती है, क्योंकि अगर वो नोरो से किडनैप ना हुई होती उन्हें भी मुसीबत में ना पड़ना पड़ता और इसका को भी अपनी जान जोखिम में डालनी ना पड़ती। लेकिन इसका कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी ठीक है और बाकी सब भी सही सलामत है। तभी रिसिया आती है और बताती है कि उनका अगला मिशन सॉवरनिटी में घुसपैठ करके क्वीन नेबुलस को कैप्चर करना है। उन्हें लगता है कि वो मजाक कर रही है, क्योंकि ये मिशन इम्पॉसिबल है। वो जानना चाहती है कि क्या उसके पास कोई प्लान है, क्योंकि सबसे पहले तो सॉवरनिटी में घुसना ही मुश्किल है। सभी मेजेस के पास एक एस्ट्रल क्रैश होता है, इसीलिए बिना क्रैश वाला कोई भी बंदा अंदर नहीं जा सकता। लेकिन रिसिया बताती है कि अंदर जाने का एक और तरीका है, और वो उन्हें तब बताएगी जब उनकी तैयारी पूरी हो जाएगी। दूसरी तरफ न्यूट्रल सिटी में हमें पता चलता है कि एलिस 3 दिन से इसका को ढूंढ रही है, लेकिन रिन को लगता है कि इसका जरूर वॉर्टेक्स के धमाके में खत्म हो गया होगा। इस पर एलिस कहती है, नहीं, मुझे यकीन है कि वो सही सलामत है। इसके बाद वो रिन से इसका को दूसरी तरफ ढूंढने के लिए कहकर चली जाती है। अब रिन को लगता है कि एलिस अगली क्वीन बनने की लाइन में है, लेकिन रॉयल ब्लड से दूसरे लोग भी आते हैं जो थ्रोन पाने का मौका ढूंढ रहे हैं, और इसीलिए एलिस को इसका को ढूंढने के बजाय अपने लिए सपोर्ट इकट्ठा करने में टाइम लगाना चाहिए, ताकि वक्त आने पर वो क्वीन बन सके। दूसरी तरफ इसका और बाकी लोग अभी भी सोच रहे हैं कि रिसिया उन्हें सॉवरनिटी में कैसे ले जाने का प्लान कर रही है, क्योंकि वहां जाना न्यूट्रल सिटी के सिटीजन के लिए भी काफी मुश्किल है, तो इंपीरियल सोल्जर्स के लिए तो ये इम्पॉसिबल ही है। तभी मिस कहती है कि उसके कंधे में अजीब सी बेचैनी हो रही है। इस पर नेने उससे अपनी जैकेट उतारने को कहती है, ताकि वो उसे ट्रीट कर सके। लेकिन जैसे ही वो अपनी जैकेट उतारती है, वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उसके कंधे पर एक एस्ट्रल क्रैश बन गया था। इसका उसे शांत करता है और पूछता है कि क्या तुम्हें पता है ये क्रैश तुम्हें कैसे मिला। मिस को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, लेकिन जिन को लगता है कि ये वॉर्टेक्स में गिरने की वजह से हुआ होगा, और बताता है कि वॉर्टेक्स का धमाका शायद एक एस्ट्रल स्पिरिट की वजह से हुआ होगा, और उस दौरान मिस को उसने पजेस कर लिया होगा। मिस को विश्वास नहीं होता कि वो एक विच बन गई है। लेकिन जिन कहता है कि अगर तुम कंफर्म करना चाहती हो कि ये वाकई में एक असली क्रैश है या नहीं, तो तुम्हें इसे रिसर्च इंस्टीट्यूट को दिखाना चाहिए। लेकिन नेने मेंशन करती है कि अगर उन्हें पता चला तो वो उसे मार डालेंगे। जिन कहता है कि अगर मिस खुद को सरेंडर कर दे तो उसे सिर्फ कैद किया जाएगा। इसका आगे आता है और मिस से कहता है, फर्क नहीं पड़ता, तुम अभी भी हमारी कैप्टन हो। अब इसका उसे यहाँ 2 रास्ते बताता है कि वो या तो सरेंडर कर दे, जिसके बाद वो उसकी सजा को कम करने में मदद करेंगे, या फिर क्रैश के बारे में ना बताए और इसे छुपा कर रखे, जिसमें वो लोग हमेशा उसकी हेल्प करेंगे। लेकिन मिस को इस बात की फिक्र थी कि अगर वो पकड़ी गई तो वो सब भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं कि वो चिंता ना करे, क्योंकि वो एक टीम है और उसके डिसीजन को फॉलो करेंगे। ये सुन मिस रोने लगती है और कहती है कि वो अभी भी उनकी कैप्टन रहना चाहती है, और खासकर तब जब वो लोग काफी वक्त बाद फिर से एक टीम बने हैं। इस पर इसका कहता है कि अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही, हम इसमें तुम्हारा साथ देंगे। इधर हम एलिस को देखते हैं, जिसका तीसरा दिन भी इसका को ढूंढने में निकल गया था, लेकिन उसे इसका नहीं मिला, क्योंकि वो वहाँ पर आया ही नहीं था। लेकिन एलिस फिर भी जिद पर अड़ी हुई थी कि वो न्यूट्रल सिटी तब तक जाती रहेगी जब तक उसे इसका नहीं मिल जाता। इधर इसका, नेने और जिन मिलते हैं और मिस का क्रैश छुपाने का तरीका ढूंढने की बात करते हैं, क्योंकि एक सेंट डिसाइपल इतना काबिल होता है कि वो इजीली मिस के क्रैश को नोटिस कर लेगा। जिन कहता है कि अगर उसका क्रैश रिवील हो गया तो पता नहीं उसके साथ क्या होगा। नेने को लगता है कि शायद मिस को वो लोग एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, लेकिन जिन उसे नोरो के साथ हुए इंसिडेंट की याद दिलाता है कि उसे एम्पायर ने जासूस घोषित कर दिया है, और मिस के क्रैश रिवील होने के बाद उसे भी जासूस मान लिया जाएगा। अब अगले दिन इसका मिस को न्यूट्रल सिटी ले आता है और कहता है, माफ करना मिस, जो मुझे तुम्हें यहाँ लाना पड़ा। ऐसा लग रहा है जैसे हम तुम्हें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मिस कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यही एक जगह है जहाँ मैं क्रैश की चिंता किए बगैर आराम से चैन की सांस ले सकती हूँ। अब इसका आसपास लोगों को देखता है जिन्हें किसी भी चीज की फिक्र नहीं थी, और सोचता है कि क्या एम्पायर भी 100 साल पहले इतना ही पीसफुल था जब उनका दुनिया पर डोमिनेंस था। लगता तो ऐसा ही है। लेकिन फिर एम्पायर को एस्ट्रल पावर के बारे में पता चला, जिसकी मदद से आम लोग विचेस और डीमंस बन गए। पर एम्पायर इस पावर से डर गया था, इसीलिए उन्होंने ऐसे लोगों जिनके पास एस्ट्रल पावर थी उन पर जुल्म करना शुरू कर दिया, जिससे आखिरकार एक जंग की शुरुआत हुई। लेकिन इसका को अभी भी यकीन है कि वो इस जंग को खत्म कर सकते हैं, और मिस को भी यकीन दिलाता है कि एक दिन आएगा जब उसे अपना क्रैश छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मिस कहती है कि क्योंकि अब वो यहाँ पर आए हैं तो थोड़ा वक्त एंजॉय कर लेते हैं। इतना कहकर वो कुछ पीने के लिए लेने चली जाती है, लेकिन इसका अभी भी सोच रहा होता है कि जंग
कैसे खत्म होगी, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने अपना अगला मिशन जो कि था क्वीन को हॉस्टेज बनाना वो पूरा कर लिया तो एम्पायर क्वीन को कभी नहीं छोड़ेगा। इससे जंग खत्म होने की बजाय और ज्यादा बढ़ेगी। इस बीच एलिस अभी भी इसका को ढूंढ रही होती है और काफी टाइम ढूंढने के बाद आराम करने के लिए एक जगह आकर बेंच पर बैठने की परमिशन मांगती है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि बेंच पर बैठा बंदा इसका ही है। वो इसका से कहती है कि वो उसे काफी दिनों से ढूंढ रही थी। ये सुन इसका कहता है कि वो भला उसे क्यों ढूंढ रही थी। इस पर एलिस उसकी बात काट देती है और इसका उसे बैठने को कहता है, लेकिन एलिस मना कर देती है क्योंकि उसे डर है कि रिन उन्हें देख लेगी। इस पर इसका खुद उठ जाता है और कहता है कि अब वो बैठ सकती है। ये देख एलिस बैठ जाती है और इसका को भी बैठने को कहती है, ये कहते हुए कि फिलहाल वो न्यूट्रल सिटी में है तो यहाँ वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। एलिस कहती है कि वो खुश है कि वो वॉरटैक्स से बच गया। फिर वो पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। इस पर इसका बताता है कि उसकी यूनिट में कुछ ठीक नहीं चल रहा है और उसी बारे में सोच रहा था। एलिस इस चीज के बारे में और पूछती है, लेकिन इसका ज्यादा कुछ बताने से मना कर देता है क्योंकि वो लोग दुश्मन जो हैं। एलिस कहती है कि वो न्यूट्रल सिटी में है और वो उस पर भरोसा कर सकता है। इस दौरान एलिस इसका के काफी करीब आ जाती है, लेकिन तभी रिन यहाँ आ जाती है। इसे देखकर एलिस तुरंत उठ जाती है और कहने लगती है कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ नहीं है, तो तुम लोग इतने पास क्यों थे? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें इसका की गलती है। क्या मैं? अब ये गलती मेरी कैसे हो गई? अब रिन इसका को सही सलामत देखकर समझ जाती है कि वो उस वॉरटैक्स के धमाके से बच गया है। अब वो एलिस को ड्रिंक देती है, साथ में इसका को भी ऑफर करती है, ये कहते हुए कि वो इसे एलिस की तरफ से गिफ्ट समझे। लेकिन इसका जैसे ही उसे पीता है उसका सर भारी होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। रिन बताती है कि उसे लगा था कि वो उनकी दी हुई ड्रिंक नहीं पिएगा, पर उसने पी ली और वो बेहोश इसीलिए हुआ क्योंकि उसने उसकी ड्रिंक में नींद की गोली मिला दी थी। रिन आगे बताती है कि इसका जब उठेगा तो समझेगा कि सोवर्निटी ने उसे जहर देने की कोशिश की और इसीलिए वो एलिस से खुलकर बात करना बंद कर देगा। यही करना उसका मकसद था। ये सुन एलिस कहती है कि उसने जो भी किया उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसके बाद रिन इसका को अपनी कस्टडी में लेने की सलाह देती है। एलिस को उसका ये आइडिया पसंद नहीं आता, लेकिन जब मिस वापस आती है तो एलिस से पूछती है कि वो आखिरकार ऐसा कैसे कर सकती है और वो भी न्यूट्रल सिटी में। इस पर एलिस कहती है कि उसके पास अभी समझाने का वक्त नहीं है, इसीलिए वो उसे ले जा रही है। ये देख मिस उसकी तरफ दौड़ती है, जिस दौरान उसका क्रैश्ड जागने लगता है, इससे एनर्जी बाहर निकलने लगती है। ये देख एलिस हैरान रह जाती है, लेकिन उसे रोकने के लिए वो उसके पैरों को फ्रीज कर देती है और इसका को अपने साथ ले जाती है। रिसिया को इस चीज के बारे में पता चल जाता है और एम्परर को रिपोर्ट करती है कि इसका को आइस कैलेमिटी विच ने किडनैप कर लिया है। अब आपके पास मेरे लिए क्या ऑर्डर्स हैं एम्परर? अब वापस जाते हुए एलिस रिन को ऑर्डर देती है कि इसका को सोवर्निटी के सेंट्रल पार्ट में ले जाना ठीक नहीं होगा, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि उसे पास के किसी दूसरी सिटी यानी कि एल्काट्राज में ले जाएंगे। दूसरी तरफ रिसिया सेनेट को बताती है कि इसका को आइस कैलेमिटी विच ने न्यूट्रल सिटी से किडनैप कर लिया है। इस पर इंपीरियल सेनेट कहती है उस प्लान को जारी रखो, इसका के किडनैप होने से प्लान पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन रिसिया उन्हें बताती है कि एम्परर ने मुझे खुद रुकने को कहा है। सेनेट कहते हैं तो तुम्हारा अगला प्लान क्या है? रिसिया जवाब देती है कि इसका को एल्काट्राज ले जाया गया है, वही जगह जहां सालिंगर एक हेरेटिकल डीमन को भी कैद करके रखा गया है। हम इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। अगर उसे आजाद कर दिया गया तो वो वापस सोवरेनिटी की क्वीन के खिलाफ खड़ा हो सकता है। अब डीमन सालिंगर वही है जिसे पिछली क्वीन के खिलाफ जाने के लिए कैद किया गया था। उसकी आजादी मतलब सोवरेनिटी के लिए एक और मुसीबत। इसके बाद रिसिया मिस और बाकी टीम से मिलती है। मिस उससे सवाल करती है कि क्या तुम इसका को बचाने वाली हो भी या नहीं। रिसिया हाँ में सर हिलाती है और कहती है लेकिन सोवरेनिटी में घुसने के लिए तुम्हें एक एस्ट्रल पावर ट्रायल पास करना होगा। फिर वो कहती है ये रहा वो गैजेट जिसकी मदद से तुम एस्ट्रल क्रेस्ट पा सकते हो। वो डिवाइस निकालती है जो एस्ट्रल एनर्जी इमिट करती है और जैसे ही उसे नेने पर अप्लाई करती है उसके हाथ पर एक ग्लोइंग एस्ट्रल क्रेस्ट बन जाता है। रिसिया फिर सबको समझाती है कि इस क्रेस्ट की मदद से तुम लोग टेम्पररी विच या मेज बन जाओगे, लेकिन ध्यान रहे इसका असर सिर्फ एक हफ्ते तक ही चलेगा। जिन तुरंत गैजेट ले लेता है और मिस के कंधे पर अप्लाई करता है ताकि उसका असली क्रेस्ट छुप जाए। रिसिया आगे कहती है कि जब तुम सोवर्निटी में घुसो सीधा एल्काट्राज जाओ और इसका को ढूंढो। बाकी हमारे यूनिट्स इस मौके का फायदा उठाकर पैलेस में घुसेंगे और क्वीन को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ एलिस इसका और रिन एल्काट्राज पहुंचते हैं। यहाँ एलिस इसका को पोक करना शुरू करती है, ये देखने के लिए कि क्या वो अभी भी सो रहा है। इस दौरान एक बिल्ली उनकी कार के सामने आ जाती है जिससे इसका एलिस के ऊपर गिर जाता है और एलिस शर्मा जाती है। तभी इसका जाग जाता है जिससे रिन हैरान हो जाती है क्योंकि उसने जो गोली उसकी ड्रिंक में मिलाई थी उससे उसे अगले दिन तक सोए रहना चाहिए था। एलिस इसका से कहती है देखो तुम हमारी कस्टडी में हो और इसमें मेरी गलती नहीं है। अगर तुमने वो जूस नहीं पिया होता तो तुम हमारी कस्टडी में नहीं होते। इस पर इसका कहता है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी एलिस, तुम नेबुलस सोवरेनिटी की प्रिंसेस हो। एलिस को ये अच्छा नहीं लगता और कहती है कि मैंने रिन को ऑर्डर नहीं दिया था, उसने ये सब खुद से प्लान किया था। लेकिन रिन भी इसका को ही दोष देती है कि वो उसकी ट्रिक में फंस कैसे गया। अब वो एक होटल के
सामने आ जाते हैं, जहाँ रिन इसका से कहती है कि अब तुम सॉवरेनिटी में हो जहाँ तुम्हारा कोई साथी नहीं है, इसीलिए मदद के लिए चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होने वाला। अब ये होटल रूम के अंदर आ जाते हैं, जहाँ रिन एलिस को बताती है कि उसने एक और रूम बुक किया है और इसका को चेन से बांध कर रखने के लिए कहती है। लेकिन एलिस को उसका ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि वो नहीं चाहती कि लोग सोचे कि वो अपने कैदियों के साथ बुरा बर्ताव करती है। लेकिन रिन उसे इसका के साथ सेम रूम में नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए कहती है कि उसने एक लग्जरी सूट ऑलरेडी बुक कर रखा है जहाँ वो जाकर आराम कर सकती है, जबकि वो इसका के साथ यहाँ रहेगी। दूसरी तरफ मिस और बाकी लोग सॉवरेनिटी में एंटर करने में कामयाब हो जाते हैं। उन्हें रिसिया कांटेक्ट करती है और बताती है कि एल्काट्राज एक प्रिजन सेक्टर है जहाँ दूसरे देशों के क्रिमिनल्स को भी रखा जाता है, जिसके लिए दूसरे देश उन्हें पैसा देते हैं। यही वजह है कि सॉवरेनिटी काफी फल फूल रहा है। यहाँ जिन पूछता है कि क्या सभी क्रिमिनल्स एस्ट्रल मेजेस हैं। इस पर रिसिया उन्हें कुछ खतरनाक कैदियों के बारे में बताती है और साथ ही सालिंगर के बारे में भी बताने वाली होती है, लेकिन खुद को रोक लेती है क्योंकि ये लोग रिसिया के प्लान के बारे में नहीं जानते। अब रिसिया उन्हें इंस्ट्रक्शन देती है कि कहां और कैसे जाना है। जब वो लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वहां रिसिया को देखकर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर रिसिया कहती है कि मुझे लगा मैं तुमसे मिलकर तुम्हें समझाऊं तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके बाद वो उन्हें ओले ल्यूगन जेल के बारे में बताती है और वहां जाने के लिए तैयार होने को कहती है, क्योंकि उसके मुताबिक इसका वहीं पर होगा। इधर होटल में रिन एक चाकू लेती है और अपना हाथ काट लेती है। ये देख इसका हैरान हो जाता है और पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। इस पर रिन कहती है कि मैं ये इसीलिए कर रही हूँ ताकि एलिस को लगे कि तुमने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की, जिससे एलिस को लगेगा कि तुम एक खतरनाक इंपीरियल सोल्जर हो जिसे होटल में नहीं बल्कि किसी जेल में होना चाहिए। इसके बाद वो चाकू से उस पर अटैक कर देती है, कहते हुए कि तुम एलिस के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हो, इसीलिए दुनिया को एक करने के लिए तुम्हें कुर्बान होना होगा। दूसरी तरफ एलिस को भूख लगने लगती है, इसीलिए रिन से डिनर के लिए पूछने के लिए इनकी रूम की तरफ आने लगती है। लेकिन जैसे ही वो रूम में एंटर करती है वो देखती है कि रिन इसका कुछ टैप करने की कोशिश कर रही है। इसका रिन को बता देता है कि एलिस वापस आ गई है, लेकिन रिन को लगता है कि वो बस उसका ध्यान बटाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर शॉक्ड हो जाती है जब पीछे से आवाज आती है, तो रिन मुझे लगता है कि तुम काफी एंजॉय कर रही हो। दूसरी ओर जिन, मिस और नेने जेल में घुस जाते हैं, जहाँ जिन कहता है कि यहाँ काफी कड़ी पहरेदारी है। हम यहाँ रिसिया की मदद से घुस तो आए हैं, लेकिन अब वो हमें छोड़कर दूसरी ओर चली गई है। मिस कहती है कि क्या इसका सच में यहाँ है भी, क्योंकि रिसिया एक सेंट डिसाइपल है और एक सेंट डिसाइपल यहाँ तब तक नहीं आएगा जब तक यकीन न हो कि इसका यहाँ है। लेकिन रिसिया के यहाँ आने का अगर कोई दूसरा मकसद है तो बात अलग है। इधर होटल में एलिस खुद को इसका के साथ चेन में बांध लेती है और रिन को ब्लेम करते हुए कहती है कि इसमें तुम्हारी ही गलती है, अगर तुम इसका को मारने की कोशिश नहीं कर रही होती तो मुझे ये नहीं करना पड़ता। इसके बाद वो रिन से जाने को कहती है और इसका को बताती है कि अब वो उसके ऊपर नजर रखेगी, लेकिन इसका कहता है कि हम इस हालत में बाथरूम कैसे यूज करेंगे। ये सुन एलिस उसे ठरकी कहती है और कहती है कि ये बात तुम पहले भी कह सकते थे, क्योंकि चाबियां रिन के पास हैं। बाथरूम की बात से एलिस को याद आता है कि उसे नहा लेना चाहिए, इसीलिए वो इसका को रिन के हवाले छोड़कर नहाने के लिए चली जाती है। यहाँ इसका उससे पूछता है कि तुम लोग मेरे साथ क्या करने वाले हो। इस पर रिन कहती है कि अगर उसका वश चले तो वो उसे यहाँ हमेशा के लिए कैद कर दे। तभी एलिस टावर में कैजुअली बाहर आती है। वो ये भूल जाती है कि इसका भी यहाँ है। वो उसे देखकर शर्मा जाती है और पीछे मुड़ जाती है, जिससे इसका को उसकी पीठ पर बना क्रेस्ट दिख जाता है, जिसे वो काफी अनोखा लगता है। एलिस उससे पूछती है कि तुम्हें इसे देखकर क्या लगता है, क्योंकि एम्पायर क्रेस्ट को एक बीमारी और श्राप मानता है। इसका कहता है मेरी कैप्टन मिस अब एक विच बन गई है, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं और मैं अभी भी उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। एलिस फिर कहती है कि तुम मुझे एक विच के अलावा किस तरह देखते हो। इस पर इसका कहता है कि मैं तुम्हें अपनी राइवल की तौर पर देखता हूँ। एलिस उसका जवाब सुनकर खुश हो जाती है और एक्साइटमेंट में अपना टॉवल गिरा देती है और कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम मुझे एक स्पेशल बंदे की तरह ट्रीट ना करके अपने राइवल के तौर पर देखते हो। इसका मतलब है कि तुम मुझे अपने बराबर का समझते हो। अब इसका उसे बीच में रोकता है और कहता है पहले तुम्हें कुछ पहन लेना चाहिए। एलिस ब्लश करने लगती है और कहती है कि तुमने मेरी बॉडी देखी, इसीलिए राइवल के तौर पर तुम्हें भी अपनी बॉडी मुझे दिखानी होगी। इतना कहकर वो उसके कपड़े उतारने की कोशिश करने लगती है। इस बीच ओले ल्यूगन जेल के अंदर रिसिया सालिंगर के सामने आती है। उसे देखकर रिसिया को यकीन नहीं होता कि वो रियल सालिंगर है, क्योंकि एम्पायर ने उसे बताया था कि सालिंगर को 30 साल पहले कैद किया गया था, लेकिन देखने में वो अभी भी जवान लग रहा था। यहाँ रिसिया उसे जेल से निकालने का ऑफर देती है और बदले में क्वीन को कैप्चर करने में उसकी मदद मांगती है। इस पर सालिंगर कहता है कि मुझे क्वीन से कैद करने के लिए बदला तो नहीं चाहिए, पर इस 4 दीवारी में मैं काफी बोर हो गया हूँ और अब वक्त आ गया है कि मैं यहाँ का किंग बनूं। होटल में एलिस देखती है कि इसका सो नहीं रहा है और सोचती है कि वो बेचैन होगा, क्योंकि वो एक दुश्मन देश में जो है, लेकिन इसका बस होटल के बाहर के नजारे और शांति को फील कर रहा था। एलिस कहती है कि ये नजारा सिर्फ
यहाँ से अच्छा लग रहा है, लेकिन असल में यहाँ इस बिल्डिंग के बीच काफी जेल है जहाँ बहुत से खतरनाक क्रिमिनल्स रहते हैं। इसका पूछता है कि क्या वो सभी खतरनाक मेजेस हैं। इस पर एलिस कहती है कि सभी क्रिमिनल्स के पास एस्ट्रल स्पिरिट्स नहीं होती और न ही सभी इतने ताकतवर हैं। लेकिन ओलिल्यूगन जेल में देश का सबसे बुरा क्रिमिनल डीमन सालिंगर जेल के सबसे नीचे वाले लेवल पर कैद है। अब क्योंकि एलिस उसे एक डीमन कहती है तो इसका पूछता है कि वो उसे डीमन से क्यों एड्रेस कर रही है। इस पर एलिस बताती है कि उसने पिछली क्वीन पर अटैक किया था और वो काफी पावरफुल है। तभी रिन यहाँ आ जाती है और एलिस को रिपोर्ट करती है कि किसी ने सॉवरनिटी में घुसपैठ की है। वो इसका पर शक करती है, लेकिन इसका कहता है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। रिन बताती है कि एल्काट्राज के 12 प्रोविंसेस में सस्पिशियस ग्रुप्स नोटिस किए गए हैं और क्योंकि वो एम्पायर से हो सकते हैं एक वार्निंग इश्यू की गई है। इधर जेल में अलार्म्स बजने लगते हैं। मिस सोचती है कि अब वो पकड़े जाने वाले हैं, लेकिन जिन कहता है कि अगर अलार्म्स हमारी वजह से बजे होते तो तब बजते जब वो एंटर हुए थे। इस पर मिस कहती है कि कहीं ये रिसिया की वजह से तो नहीं हो रहा। तभी एक धमाके की आवाज आती है और टावर हिलने लगता है। तभी उन्हें रिसिया कांटेक्ट करती है जो बताती है कि धमाका एक एस्ट्रल स्पिरिट द्वारा टावर के टॉप में एक बड़ा छेद करने की वजह से हुआ है। यहाँ मिस उससे इसका के बारे में पूछती है तो रिसिया बताती है कि इसका तो यहाँ नहीं है, पर यहाँ एक डीमन था जिसने तबाही मचानी शुरू कर दी है। रिसिया इसके बाद इन लोगों को ऑर्डर देती है कि वो इस मिशन से पीछे हट जाएं और यहाँ से निकल जाएं। ये लोग अब यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगते हैं, जिस दौरान नेने कहती है कि क्या रिसिया ने उन्हें चारे की तरह यूज किया। जिन कहता है कि अभी ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि पहले उन्हें यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। इधर रिन को जेल में हुए धमाके और सालिंगर के जेल तोड़कर निकल जाने की बात पता चलती है, जिसे वो एलिस को बताती है। ये सुनकर एलिस हैरान रह जाती है और इमरजेंसी फोर्सेस को जल्द से जल्द एक्टिवेट करने को कहती है, क्योंकि सालिंगर का जेल से निकल जाना इस समय उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। एलिस को लगता है कि सालिंगर क्वीन यानी कि उसकी माँ की एस्ट्रल क्रेस्ट को चुराने की कोशिश करेगा, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि उसे रोकने के लिए खुद वहाँ जाएगी। रिन उसे वहाँ जाने से मना करती है, इस पर एलिस कहती है कि उसके अलावा कोई और सालिंगर को नहीं रोक पाएगा, इसीलिए उसे जाना ही होगा। इसके बाद वो इसका से कहती है कि अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती क्योंकि हम लोग दुश्मन जो हैं, प्रकाश में बता पाती। फिर एलिस इसका से सवाल करती है कि अगर मैं तुमसे मदद मांगू तो क्या तुम मदद करोगे। अब इससे पहले कि एलिस इसका जवाब दे, एलिस अपना मन बदल लेती है और जाने से पहले उसे एक नया रुमाल देती है, क्योंकि उसने उसका पुराना वाला गंदा कर दिया था। वो ये भी कहती है कि मैं तुम्हें ये काफी वक्त से देना चाहती थी पर रिन की वजह से नहीं दे पाई, तो मुझे अजीब मत समझना, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि तुम इसे एक्सेप्ट करोगे और अपने साथ ले जाओगे। इसके बाद वो उसे अलविदा कहकर चली जाती है। दूसरी तरफ जेल में जिनको रियलाइज होता है कि वो लोग गार्ड से सीधे नहीं लड़ सकते, इसीलिए वो उनका ध्यान बटाने का डिसाइड करता है और चाहता है कि मिस और नेने इसका फायदा उठाकर उन्हें एक ही झटके में खत्म कर दें। लेकिन मिस उसे रोकती है और खुद चारा बनने का फैसला करती है। इसके बाद वो गार्ड्स के सामने आ जाती है और भागने लगती है, लेकिन गार्ड्स उसे घेर लेते हैं और पकड़ लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उस पर अटैक करने वाले होते, जिन और नेने उसकी मदद को आ जाते हैं और इलेक्ट्रो बुलेट से सभी गार्ड्स को ढेर कर देते हैं। इसके बाद होटल में इसका को अपना फोन बजता हुआ सुनाई देता है और रियलाइज करता है कि एलिस उसे वहीं छोड़ गई थी। फोन पर मिस थी जो उससे पूछती है कि वो किस सिचुएशन में है। इसका बताता है कि वो एक होटल के टॉप फ्लोर पर अकेला है, जबकि एलिस ओलिल्यूगन जेल की तरफ गई है। मिस उसे बताती है कि वो लोग भी इसी जेल के अंदर हैं, जिसे सुन वो हैरान हो जाता है। फिर जिन उससे कहता है कि बाकी चीजें मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, फिलहाल तुम यहाँ आकर हमसे मिलो। जिन फिर पूछता है कि क्या वो होटल से बाहर निकल भी सकता है या नहीं। इस पर इसका कहता है कि इन हथकड़ियों के होते हुए मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। लेकिन फिर उसे एलिस के दिए रुमाल के बारे में याद आता है, जिसके नीचे उसे हथकड़ी की चाबी मिलती है जो एलिस खुद छोड़ कर गई थी। दूसरी तरफ एलिस और रेन जेल पहुँचते हैं, तभी उनकी कार पर अचानक अटैक होता है, लेकिन वो क्रैश होने से पहले कूद जाते हैं। एलिस देखती है कि जेल के आसपास आग लगी हुई है, इसीलिए वो अपनी आइस पावर से उसे फ्रीज कर देती है और गार्ड से कहती है कि अभी वो उन्हें कमांड करेगी। इसका भी अपनी टीम के पास पहुंच जाता है। मिस उसके पास आती है और उससे माफी मांगते हुए कहती है कि अगर वो ताकतवर होती तो उसे किडनैप होने नहीं देती। इस पर इसका कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, बल्कि मैंने ही वो जूस बिना सोचे समझे पी लिया था। इसके बाद इसका मिस से अपनी शॉर्ट्स वापस लेता है और उन सबको होटल के पीछे उसका इंतजार करने को कहता है। इतना कहकर वो ओलिल्यूगन जेल की तरफ चला जाता है। इधर रिन सालिंगर से टकरा जाती है और सालिंगर उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि भले ही तुम एक नौकर हो पर काफी काबिल हो। रिन सीधा उसे गद्दार कहकर एड्रेस करती है और कहती है कि उसने क्वीन की एस्ट्रल स्पिरिट चुराने की कोशिश की थी। ये सुन सालिंगर को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम मुझे चोर कहकर मेरा अपमान कर रही हो। मैं यहाँ का किंग हूँ और एक किंग होने के नाते टैक्स के तौर पर एस्ट्रल स्पिरिट्स कलेक्ट करना मेरा हक है और सभी स्पिरिट्स कलेक्ट करके मैं किंग से भी कुछ बड़ा बहुत ताकतवर बन जाऊंगा। लेकिन रिन कहती है कि तुम सिर्फ एक क्रिमिनल हो और तुम जो चाहे कर लो,
तुम कभी एक किंग नहीं बन पाओगे। इतना कहकर रेन उस पर अपने कुनाई फेंकती है, लेकिन वो उसे हिट नहीं कर पाते क्योंकि वो उन्हें ब्लॉक करने के लिए एक विंड एस्ट्रल स्पिरिट यूज करता है। उसके पास एक नहीं बल्कि कई सारी एस्ट्रल स्पिरिट्स थी जो उसने जरूर उनके यूजर से चुराई होंगी। अब इसके काउंटर में रेन गोलम समन करती है, लेकिन सालिंगर इजीली उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके बाद रेन उसे डेब्रिस से पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन सालिंगर उसे ओवर पावर करके वापस उस पर फेंक देता है और कहता है कि मेरे पास जो अर्थ एस्ट्रल स्पिरिट है वो एक प्योर ब्रीड का है, इसीलिए तुम्हारी एस्ट्रल स्पिरिट मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ये सुनकर रेन काफी फ्यूरियस हो जाती है क्योंकि प्योर ब्रीड एस्ट्रल स्पिरिट्स होने का मतलब है कि उसने वो एस्ट्रल स्पिरिट किसी शाही खून वाले से चुराई थी। वो कहती है कि तुम्हारे गुनाहों की सजा बहुत लंबी होगी। सालिंगर उसे बीच में रोकता है और कहता है कि भौंकना बंद करो। देखो उन शाही परिवार के लोगों को जिनमें अपने एस्ट्रल स्पिरिट्स को ताकतवर बनाने की इच्छा ही नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों से कई गुना बेहतर हूँ। इसके बाद सालिंगर रिन पर अपने इनविजिबल ब्लास्ट से अटैक करता है, जिससे रिन घायल होकर गिर जाती है। सालिंगर कहता है कि मजा नहीं आ रहा, लग रहा है जैसे मैं किसी कुत्ते या बिल्ली को टॉर्चर कर रहा हूँ। इसके बाद वो उस पर फाइनल अटैक करके उसे खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी इसका उसकी मदद को आता है और उसके अटैक को बीच में से काट देता है। सालिंगर ये देख शॉक्ड रह जाता है कि उसने उसके इनविजिबल ब्लास्ट को इतनी आसानी से काट दिया। अब इसका रिन से पूछता है कि क्या यही वो बंदा है जो एलिस का दुश्मन है। इसका सालिंगर से लड़ने के लिए मान जाता है, इस शर्त पर कि अगर वो जीत गया तो रिन उसे और उसके दोस्तों को उनके देश एम्पायर वापस जाने से नहीं रोकेगी। रिन के पास उसकी मदद लेने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो कोई जवाब तो नहीं देती, पर इसका उसकी खामोशी को हाँ मान लेता है और सालिंगर को रोकने का फैसला करता है। लेकिन सालिंगर कंफ्यूज है कि एम्पायर का एक सोल्जर उसे क्यों रोकने की कोशिश कर रहा है। इस बीच स्वॉर्ड्स नाम का एक बूढ़ा आदमी जो कि एलिस की छोटी बहन सिसबेल का बटलर है, उसे सालिंगर के बारे में बताता है कि वो जेल से बाहर आ चुका है और ये भी बताता है कि एलिस भी एल्काट्राज में है और फिलहाल उसके हाथों में वहाँ की कमांड है। पर उसे लगता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि जब सालिंगर जेल से भागा तो एलिस वहाँ एल्काट्राज में क्या कर रही थी। इधर सालिंगर अपने एस्ट्रल आर्ट से रिन पर इनविजिबल ब्लास्ट फायर करता है, लेकिन हैरान रह जाता है जब इसका अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को काट देता है, क्योंकि साउंड एस्ट्रल स्पिरिट्स दिखाई नहीं देती, इसीलिए उन्हें काटना पॉसिबल नहीं होना चाहिए। इस पर इसका कहता है कि भले ही उसके अटैक इनविजिबल हैं, पर वो उनके आसपास की फ्लेम के फ्लिकरिंग को नोटिस करके उसके अटैक का अंदाजा लगा सकता है। सालिंगर उससे इंप्रेस हो जाता है और कहता है तो तुमने अपने सेंसेस को काफी तेज कर लिया है, बहुत अच्छे। पीछे से रिन इसका को अलर्ट रहने को कहती है, बताते हुए कि सालिंगर का एस्ट्रल स्पिरिट्स वाटर रिफ्लेक्शन है, जिसकी मदद से वो दूसरे एस्ट्रल स्पिरिट्स को कैप्चर करता है। इस बीच सालिंगर उस पर अटैक कर देता है ताकि वो इसका को उसके बारे में और जानकारी ना दे। सालिंगर इसके बाद फिर से अपने साउंड एस्ट्रल स्पिरिट से अटैक करता है, लेकिन इसका उससे भी डॉज कर लेता है और उसकी तरफ अटैक करने को दौड़ता है। वो उसके करीब पहुंच जाता है और अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सालिंगर अपने आप को विंड बैरियर से प्रोटेक्ट कर लेता है, जिसे इसका तोड़ नहीं पाता। सालिंगर उसकी फुर्ती देखकर हैरान रह गया था, क्योंकि वो अटैक उसको ऑलमोस्ट लगने ही वाला था। इस पर वो कहता है कि क्या तुम इंसान के भेष में कोई जानवर हो? खैर तुमने अपना चांस मिस कर दिया, क्योंकि तुम्हारी तलवार मुझ तक दोबारा नहीं पहुंचेगी। लेकिन इसका को अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि वो उसके प्रोटेक्टिव बैरियर को तोड़ देगा। इसका फिर से उसकी तरफ रश कर देता है, जिसे देख सालिंगर उसे रोकने के लिए उसके पैरों तले जमीन को तोड़ देता है, लेकिन इसका उसके करीब पहुंच जाता है और उस पर फिर से अटैक थ्रो करता है। लेकिन सालिंगर अटैक्स को डॉज करके पीछे हट जाता है और जमीन को एक्सप्लोडिंग अर्थ नाम की एस्ट्रल स्पिरिट से ब्लास्ट कर देता है। लेकिन रिन इसका को सही समय पर अलर्ट कर देती है, जिससे इसका इस अटैक से बच जाता है। रिन इसका से कहती है कि पता नहीं उसके पास और क्या क्या है जिसके बारे में हम नहीं जानते, पर हमें जैसे तैसे करके उसे लिमिट पर लाना ही होगा। यह सुन सालिंगर हंसने लगता है और कहता है कि अभी मैंने कुछ दिखाया ही कहाँ है। एक एस्ट्रल स्पिरिट्स की असली पावर उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा होती है, जिसकी पावर तुम लोगों ने आज तक नहीं देखी, पर आज तुम उस चीज को विटनेस करोगे। दूसरी तरफ हम नेमलेस को देखते हैं, जो अचानक से एलिस पर पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन एलिस उसे सेंस कर लेती है और तुरंत अपनी आइज से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है। एलिस उससे कहती है कि क्या उसी ने सालिंगर की जेल से बाहर निकलने में मदद की। इस पर वो कहता है कि फर्क नहीं पड़ता कि मैंने उसे आजाद किया या नहीं, फर्क इससे पड़ता है कि सालिंगर के आजाद होने से पूरी जेल अब आग की लैपटॉप में झुलस रही है और उसकी वजह से सॉवर्निटी की मुसीबतें भी बढ़ने वाली हैं। इस पर एलिस कहती है कि वो उसे रोक कर रहेगी। इतना कहकर एलिस उस पर आइस सोर्ड से अटैक कर देती है, लेकिन नेमलेस पीछे हट जाता है और कहता है कि मेरा काम हो गया, सालिंगर सब संभाल लेगा। इतना कहकर वो गायब हो जाता है। इधर सालिंगर आइस और फायर को कंबाइन करके इसका पर शूट करता है और इसका उससे भी काट देता है, लेकिन इससे अटैक और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिससे इसका को अटैक हिट कर जाता है। रिन सालिंगर से कहती है कि कहीं यही कारण तो नहीं कि तुम एस्ट्रल स्पिरिट्स को औरों से चुराते हो ताकि उन्हें कंबाइन करके पावरफुल अटैक बना सको। लेकिन सालिंगर रिवील करता है कि एक एस्ट्रल स्पिरिट
स्पिरिट को दूसरे से कंबाइन करना कुछ नया नहीं है, मेरा मकसद इससे कहीं बढ़कर है। मैं चाहता हूँ कि इंसानों को एस्ट्रल स्पिरिट्स के साथ कंबाइन करूँ। आज तक सिर्फ 2 लोगों ने ये कमाल करके दिखाया है, जिनमें से एक फाउंडर नेबुलस थी, और मैं भी उस लेवल तक पहुंचना चाहता हूँ। अब रिन उसे रोकने के लिए फिर से तैयार हो जाती है। इस पर सालिंगर कहता है कि मैंने अभी इसका को तुम्हारे सामने खत्म किया था, तो क्या अब तुम भी वही चाहती हो? इस पर रिन उसे कहती है कि उसे मारने के लिए तुम्हें उस अटैक से कहीं ज्यादा चाहिए होगा, क्योंकि वो वही है जिसे एलिस ने अपना राइवल माना है और जो एक बार उसी फाउंडर को भी हरा चुका है जिसके लेवल पर तुम पहुंचना चाहते हो। सालिंगर कहता है तुम झूठ बोल रही हो ना। इसके बाद वो रिन को मारने के लिए अटैक करने वाला होता है, लेकिन इसका अचानक से उसके सामने आ जाता है, जिससे वो हैरान रह जाता है कि इसका बच कैसे गया। इसका अपनी शॉर्ट्स की एबिलिटीज रिवील करता है, जिससे सालिंगर को रियलाइज होता है कि ओ तो तुमने अटैक से बचने के लिए खुद को आइस से कवर कर लिया था। सालिंगर इसके बाद एयर और लाइटनिंग स्पिरिट्स यूज करता है, जिससे एक बड़ा सैंड स्टॉर्म बन जाता है, लेकिन रिन इसका को बचाने के लिए अपने अर्थ स्पिरिट से एक गोलम क्रिएट कर लेती है। ये देख सालिंगर को गुस्सा आ जाता है और पहले रिन से छुटकारा पाने का डिसाइड करता है, लेकिन जैसे ही वो उस पर अटैक करता है एलिस उसे बचाने आ जाती है और उसके अटैक को फ्रीज कर देती है। इसका भी सालिंगर पर अटैक करने को रस करता है, लेकिन वो फाइट करने के लिए स्वॉर्ड्स को क्रिएट कर लेता है, जिनके इसका टुकड़े कर देता है। अब ये देखकर कि उसके हाथ में अब एडवांटेज नहीं रहा, सालिंगर पीछे हटने लगता है और कहता है कि मुझे एक महान एस्ट्रल मेज बनने से कोई नहीं रोक सकता और मेरी ये बात भूलना मत। इसके बाद वो टावर से जंप करके भाग जाता है। इधर रिन एलिस को रिपोर्ट करती है कि बाकी कैदी जो भाग गए थे वो पकड़े गए और इंपीरियल सोल्जर्स भी जा चुके हैं। एलिस खुश थी कि उसने उसकी मदद की, क्योंकि अगर वो चाहता तो भाग सकता था, लेकिन उसने मदद करने का फैसला किया। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि जिस सूट वाले पर्सन से एलिस फाइट कर रही थी वो रिसिया थी। वो बाहर आती है और कहती है कि वो कभी इस सूट को दोबारा नहीं पहनने वाली और इसे पहनकर वो सिर्फ कुछ मिनटों तक ही लड़ पाई। इस पर नेमलेस कहता है कि तुम्हें तो इस चीज की जरूरत भी नहीं है। फिर वो रिसिया को बताता है कि 2 स्पेशल यूनिट्स सोवरेनिटी के सेंट्रल प्रोविंस में घुस चुकी हैं, जिससे अब हम क्वींस के पैलेस पर नजर रख सकते हैं। इससे अब सेनेट भी खुश हो जाएगी और हमें एम्परर को भी इस बारे में बताना चाहिए। दूसरी तरफ इसका और बाकी लोग आराम से सोवरेनिटी से बाहर निकल जाते हैं। इसका यहाँ नोट करता है कि मिस अब नॉर्मल लग रही है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी क्रस्ट की प्रॉब्लम ठीक हो गई है। ये सुनकर मिस पैनिक करने लगती है, क्योंकि वो उसके बारे में तो भूल ही गई थी, लेकिन इसका कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सब मिलकर इसका हल निकाल लेंगे। दूसरी तरफ एलिस फाइटिंग के लिए रिन की तारीफ करती है, जिस पर रिन कहती है कि मैं इसका के बिना सिचुएशन को नहीं संभाल पाती। एलिस फिर से इसका के बारे में सोचने लगती है और उसका नाम लेती है, जिस पर रिन कहती है कि वो दुश्मन है और उसका नाम इतना कैजुअली नहीं लेना चाहिए, हालांकि उसने उसकी जान बचाई थी। लेकिन एलिस कहती है कि कोई बात नहीं, वो मेरा राइवल है। इधर एलिस की बहन उन्हें इसका के बारे में बात करते हुए देख लेती है और हमें पता चलता है कि वो वही विच है जिसे इसका ने जेल से आजाद किया था, लेकिन उसे नहीं लगता कि एलिस उसी इसका के बारे में बात कर रही है जिसने उसे बचाया था। दूसरी ओर नेमलेस और रिसिया एम्परर को सालिंगर की करंट सिचुएशन के बारे में बताने वाले होते हैं, लेकिन एम्परर को सालिंगर में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं होता और पूछती है कि क्या 8 अपोस्टल्स अभी भी एक प्योर ब्रीड को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर रिसिया कहती है कि अगर आप चाहें तो सिर्फ एक हुक्म से उन्हें रोक सकते हैं, लेकिन एम्परर कहती है कि वो फालतू कामों में अपना वक्त जाया नहीं करना चाहती, पर अभी जिस चीज में उसकी दिलचस्पी है वो ये है कि एक एस्ट्रल प्रिंसेस एक इंपीरियल सोल्जर के प्यार में पड़ गई है। इधर एलिस की सिस्टर सिजबेल को उसकी मदर यानी कि क्वीन बुलाती है और अल समीरा जो कि एक इंडिपेंडेंट नेशन है वहां जाने का ऑर्डर देती है, क्योंकि उसने सुना है कि उस कंट्री ने अपनी न्यूट्रलिटी डिक्लेयर नहीं की है और अफवाह ये है कि वो एम्पायर के साथ मिले हुए हैं और वो पता लगाना चाहती है कि ये सच है या नहीं। दूसरी तरफ सबका फिजिकल टेस्ट हो रहा था, जिसमें इसका अपना फिजिकल टेस्ट क्लियर कर लेता है और बाकियों से मिलता है, जो उसे बताती हैं कि उन्हें 1 हफ्ते के बाद फिर से चेक किया जाएगा, ये पक्का करने के लिए कि उन सबका वो टेम्पररी एस्ट्रल क्रस्ट गायब हो जाए। और ये एक मुसीबत है, क्योंकि इससे उन्हें मिस के क्रस्ट के बारे में पता चल जाएगा। तभी मिकी नाम की एक मेडिकल टीम की मेंबर रिसिया के साथ आती है, जिससे इन सबको लगने लगता है कि कहीं उन्हें मिस के एस्ट्रल क्रस्ट के बारे में पता तो नहीं चल गया। लेकिन मिकी कहती है कि तुम लोग बहुत मेहनत कर रहे हो और एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जा रहे हो, और अगर एम्पायर की आम पब्लिक को ये पता चला तो वो हेडक्वार्टर्स के फैसलों और काम करने के तरीकों पर सवाल करने लगेंगे। लेकिन रिसिया कहती है कि कोई बड़ी बात नहीं है, हमें बस पकड़े जाने से बचना है। अब नैनी सोचने लगती है कि इस सबका क्या मतलब है। इस पर मिकी उन्हें बताती है कि तुम लोगों को एक वेकेशन की जरूरत है, वो भी 60 दिन के एक लंबे वेकेशन की, और तब तक तुम लोग कोई मिशन और काम नहीं करोगे। मिस खुश थी क्योंकि इसकी वजह से अगले हफ्ते होने वाला एस्ट्रल क्रस्ट चेकअप टल जाएगा, जिससे उन्हें वेकेशन खत्म होने तक मिस के पकड़े जाने का डर नहीं रहेगा। सब लोग वेकेशन पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर एलिस पेपर वर्क करते हुए बोर हो जाती है और कहती है कि वो कुछ
डाइटिंग करना चाहती है, लेकिन रिन कहती है कि उसने कुछ दिन पहले ही काफी एक्साइटमेंट वाली चीजें कर ली हैं। रिन फिर उसे उसकी चाय देती है जिसे वो पीना शुरू ही करती है कि तभी किसी के वापस लौटने की खुशी में बाहर बैंड बजने लगता है। एलिस कहती है कि ये जरूर उसकी बहन एलेटियर के लिए होगा। इस पर रिन कहती है कि क्वीन बनने के लिए उसकी वोट की कैंपेन अच्छी चल रही होगी क्योंकि वो इतनी जल्दी वापस जो आ गई है। एलिस जाकर उसका वेलकम करने का डिसाइड करती है, जिस दौरान वो सिसबेल से टकराते हैं, लेकिन वो उनसे मुंह मोड़ लेती है, जिसे देख रिन मेंशन करती है कि वो आजकल काफी अजीब बर्ताव कर रही है, जबकि पहले वो काफी ज्यादा फुर्तीली और क्यूरियस हुआ करती थी। एलिस कहती है कि इसमें उसकी गलती नहीं है क्योंकि पहले इसमें चीजें काफी अजीब चल रही हैं। मिनिस्टर्स लोग हमेशा यही बात कर रहे होते हैं कि अगली क्वीन कौन बनेगी, तो शायद इसी वजह से वो बदली रहती है। यहाँ तक कि ऐसी चीजों से उसका खुद का मन भी कभी कभी पैलेस छोड़ने का करता है। इस पर रिन कहती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि सेंट्रल प्रोविंस में पावरफुल मेजेस इकट्ठा हुए हैं और क्वीन उन्हें एम्पायर इन्वेजन के खतरे के कारण पूरे देश में असाइन करने का प्लान कर रही है। इस पर एलिस कहती है कि तब तो उसे पैलेस से भाग ही जाना चाहिए, लेकिन फिर रिन बताती है कि सिसबेल ऑलरेडी पैलेस छोड़कर क्वीन के ऑर्डर्स पर अल समीरा जा रही है, इसलिए तुम्हें यहीं रहना होगा। इधर सिसबेल अल समीरा जाने के लिए तैयारी करती है। यहाँ उसका बटलर स्वार्ड्स उससे सवाल करता है कि क्या मैं आपके बॉडीगार्ड बनने के तौर पर ठीक हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको किसी स्ट्रॉन्ग मेज को अपने साथ रखना चाहिए जो आपको प्रोटेक्ट कर सके। इस पर सिसबेल कहती है कि तुम पैलेस में इकलौते हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। इसके बाद सिसबेल अपनी एबिलिटी का यूज करके उसे ये भी दिखाती है कि आजकल मिनिस्टर्स और क्वीन एलिस को अगली क्वीन बनाने को लेकर काफी बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर वो सोचने लगती है कि उसका वो भयानक नाइटमेयर जरूर सच होगा जिसमें कोई क्वीन यानी उसकी माँ के पीछे पड़ा है और कोई इस देश पर कब्जा भी करना चाहता है। जाने से पहले वो खुद से प्रॉमिस करती है कि वो अपनी मदर को उस नाइटमेयर से बचाएगी। इसके बाद हम मास्को को देखते हैं जो एलिस की दूसरी सिस्टर एलेटियर के साथ होता है और वो उसे बताता है कि सिसबेल अल समीरा के लिए निकल चुकी है। फिर वो कहता है कि 3 बहनों में सिर्फ तुम ही हो जो हमसे मिलने आती हो। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि एलेटियर सबसे बड़ी बहन है। एलेटियर कहने लगती है कि कोई करीबी जरूर एम्पायर से मिला हुआ है। इस पर मास्क कहता है कि काफी अच्छी थ्योरी है, पर क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? इस पर एलेटियर कहती है कि मुझे लगता है कि अभी वो पूरी तरह से एम्पायर के प्यादे नहीं बने हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसे हालातों में मुझे क्या करना चाहिए। इस पर मास्क कहता है कि तुम मुझे इसके बारे में बता सकती हो जिसके बारे में तुम्हें लगता है कि वो एम्पायर से मिला हुआ है, शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊं। इसके बाद सीन इंडिपेंडेंट नेशन अल समीरा पर शिफ्ट होता है, जहां हम इसका और उसकी टीम को देखते हैं जो अपना वेकेशन मनाने के लिए यहाँ आए थे, क्योंकि अल समीरा अपने शानदार रिजॉर्ट्स और होटल के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से ये नेशन काफी पैसा कमाता है। ये लोग अब बीच पर आ जाते हैं जहाँ मिस और नेने 100 मीटर की रेस लगाने लगते हैं। शाम हो जाती है। मिस काफी थक चुकी थी, जिससे जिन पीठ पर बिठाकर ले जाने लगता है। यहाँ नेने जिन से कहती है कि वो दोनों होटल जाएं और तब तक वो लोग सुपरमार्केट से डिनर के लिए कुछ ले आते हैं। इस पर जिन कहता है जल्दी आना और खो मत जाना। फिर नेने को वॉशरूम जाना होता है, जिसके लिए वो चली जाती है और इस दौरान सिसबेल इसका से आकर टकरा जाती है। इसका उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? इस पर सिसबेल कहती है कि वो खो गई है और मैप देख रही थी। दोनों एक दूसरे को फिर गौर से देखते हैं और एक दूसरे को पहचान लेते हैं। इसका कहता है कि तुम तो वही लड़की हो ना जिसकी मैंने जेल से भागने में मदद की थी। तभी नेने लौट आती है और इंतजार करने के लिए उसे थैंक्स कहती है, लेकिन जैसे ही इसका पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वो लड़की चली गई थी। इसके बाद ये सुपरमार्केट जाने लगते हैं। इधर सिसबेल वहाँ से भाग आती है और अपने आप से पूछती है कि क्या वो सच में सेंट डिसाइपल इसका था और वो यहाँ क्या कर रहा था। तभी बटलर भी हांफते हुए यहाँ पहुँच जाता है और कहता है माय लेडी, मेरी हड्डियां अब इतनी मजबूत नहीं रही, मुझ पर थोड़ा रहम कीजिए। सिसबेल उससे कहती है कि मुझे मेरे सपनों का योद्धा मिल गया है, मुझे तुमसे उस बारे में बात करनी है, पर उससे पहले हमें होटल वापस चलना होगा। इधर एलिस दिन भर के पेपर वर्क से काफी थक चुकी थी। तभी रिन उसे बताती है कि कल क्वीन हॉल में लोगों से मिलने जुलने का एक प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें उसे हर किसी से मिलना होगा। ये सुन एलिस कहती है कि क्या तुम्हारे अंदर दिल नहीं है जो हमेशा टॉर्चर करती रहती हो। तभी क्वीन यहाँ आती है जो एलिस से साथ चलने को कहती है। दूसरी तरफ सिसबेल उसी जगह वापस आ जाती है जहाँ वो इसका से टकराई थी और अपनी एबिलिटी यूज करके उसके जाने के बाद की मूवमेंट को देखती है। बटलर इसका को देखता है और सिसबेल से पूछता है माय लेडी, क्या आप सच में इस लड़के से मदद के लिए पूछने वाली हैं? इस पर सिसबेल कहती है हाँ। इधर एलिस अपनी मदर से पूछती है कि वो उसे कहाँ ले जा रही है। इस पर क्वीन कहती है कि मेरे पास सिसबेल के रूम की चाबी है, क्योंकि मुझे उसके रूम की तलाशी लेनी है। मुझे लगता है कि बीते दिनों वो काफी अजीब बर्ताव कर रही है, जिसकी वजह मैं जानना चाहती हूँ। देखो, तुम दोनों ही मेरी बेटियां हो और मैं दोनों को ही एक राजकुमारी की तरह देखती हूँ, पर लोगों को सिसबेल से ज्यादा उम्मीदें नहीं है, जिस वजह से उसका इलेक्शन में जीतना मुश्किल लग रहा है। फिर रिन क्वीन से पूछती है कि क्या आपने सिसबेल को इसीलिए अल समीरा भेजा ताकि उसके रूम की तलाशी ले सके। इस पर क्वीन कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैंने उसे वहाँ इसीलिए भेजा क्योंकि
वो इस काम को अच्छे से कर सकती है, पर साथ ही ये एक अच्छा मौका भी है उसके रूम में जाने का। दूसरी तरफ सिसबेल और बटलर उस होटल के बाहर पहुंच जाते हैं जहां इसका ठहरा हुआ था। सिसबेल और बटलर होटल में घुसने का प्लान बनाने लगते हैं। इधर क्वीन, एलिस और रिन सिसबेल के रूम में घुस जाते हैं। दूसरी तरफ सिसबेल इसका के रूम में घुसने में कामयाब हो जाती है, लेकिन इसका को लगता है कि कोई असैसिन उसके रूम में घुस आया है, इसीलिए वो उसे गिरा देता है और पूछता है कौन हो तुम और क्या सॉवरनिटी के लिए काम करते हो। इस पर सिसबेल कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। इसका देखता है कि वो कोई असैसिन नहीं बल्कि सिसबेल है। वो उससे कहती है कि मैं तुमसे यहाँ मिलने आई हूँ। इधर एलिस को सिसबेल के रूम में एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें इसका कि उसी न्यूज के बारे में लिखा था जब उसने उसे आजाद किया था और जेल चला गया था। एलिस ये देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि सिसबेल इसका को कैसे जानती है। दूसरी ओर सिसबेल इसका से कहती है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ। इसका कहता है हाँ पूछो। वो कहती है कि क्या तुम मेरे साथ सॉवरनिटी चलोगे। सिसबेल इसके बाद आधी रात को उसके रूम में घुसने के लिए माफी मांगती है, पर फिर कहती है कि क्या हम दोनों ऐसे ही पड़े रहेंगे, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे ऊपर से हट जाओगे। दूसरी तरफ एलिस सोच रही थी कि सिसबेल आखिर इसका को कैसे जानती है। क्या उसने उसे और इसका को न्यूट्रल सिटी में मिलते देखा, क्योंकि एस्ट्रल स्पिरिट की मदद से उसके लिए ये करना काफी आसान है। इस पर रिन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, सिसबेल सिर्फ अपने से 300 मीटर के दायरे की चीजें ही देख सकती है। इस पर एलिस कहती है कि शायद फिर उसने हमारी बातें सुनी होंगी। रिन कहती है कि शायद लेडी सिसबेल को ये लगता है कि तुम एम्पायर से मिली हुई हो। इधर सिसबेल रात गए उसके रूम में घुसने के लिए माफी मांगती है और ये भी कहती है कि जब तुमने मुझे जेल से आजाद किया तो मैंने किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताया कि एक इंपीरियल सोल्जर होते हुए तुमने मेरी मदद की। इसीलिए वो उसे शुक्रिया के तौर पर ब्रेसलेट गिफ्ट करती है, पर इसका मना कर देता है कि उसने इसके लिए उसकी मदद नहीं की थी। सिसबेल फिर उसे ये भी बताती है कि उसके आजाद हो जाने के बाद एम्पायर के साथ साथ आसपास की न्यूट्रल सिटीज में भी विच को आजाद करने के लिए उसके जेल में जाने की खबर फैल गई थी और इसी वजह से वो उसका नाम जानती है। वो आगे कहती है कि मेरी वजह से तुम्हारा स्टेटस और सम्मान छीन लिया गया, जिसे मैं वापस लौटाना चाहती हूँ, जिसके लिए तुम्हें मेरे साथ सॉवरनिटी चलना होगा। इस पर इसका उससे पूछता है कि तुम वैसे हो कौन। इस पर सिसबेल कहती है कि मैं रॉयल पैलेस में एक सर्वेंट हूँ, लेकिन फिर इसका कहता है कि तुम्हें आखिर मेरी ही मदद क्यों चाहिए, क्योंकि अगर तुम रॉयल पैलेस की सर्वेंट हो तो तुम्हारे अंडर और भी लोग होंगे जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इस पर सिसबेल मना कर देती है क्योंकि वो वहाँ हर किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। सिसबेल थोड़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि वो उससे मिलने फिर आएगी। इतना कहकर वो चली जाती है, लेकिन इसका देखता है कि वो अपना ब्रेसलेट वहीं छोड़ गई थी। दूसरी तरफ रिन क्वीन से कहती है कि उन्हें सिसबेल के रूम से कुछ अजीब नहीं मिला, लेकिन फिर वो क्वीन के सामने एक प्लान ऑफर करती है। क्वीन उसके प्लान के बारे में पूछती है, जिस पर रिन कहती है कि प्लान के हिसाब से आपको लेडी एलिस को एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप पर अकेले भेजना होगा, यानी कि उसी कंट्री में जहां सिसबेल है, ताकि वो खुद जाकर एक बड़ी बहन की तरह उससे बात करें। इससे लेडी सिसबेल अपने दिल की बात लेडी एलिस से शेयर कर सकती हैं। क्वीन को उसका ये आइडिया अच्छा लगता है और एलिस से पूछती है कि क्या तुम वहां जाना चाहोगी। इस पर एलिस खुशी खुशी मान जाती है और रिन से जाने की तैयारी करने को कहती है, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि आखिर सिसबेल इसका को कैसे जानती है और क्या करने की फिराक में है। दूसरी तरफ इंपीरियल सेनेट को क्वीन की दूसरी बेटी यानी कि प्योर ब्रेड विच सिसबेल के बारे में पता चल जाता है कि वो अल समीरा में अपने बटलर के साथ बिना किसी सिक्योरिटी के वहां पर है और उसे आसानी से पकड़ा जा सकता है और एक प्योर ब्रीड को पकड़ना उनका मेन गोल है। इसके लिए वो अपना विच हंटिंग वेपन भी डिप्लॉय कर देते हैं जो एक अनस्टॉपेबल मशीन है। इधर इसका और उसकी टीम ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं। यहाँ मिस मीट को ग्रिल करने की बात कर रही होती है, लेकिन नेने सब्जियों को पहले पकाने के लिए कहती है क्योंकि वो बनने में ज्यादा वक्त लेती हैं। वो दोनों इस पर इसका की राय लेते हैं, लेकिन वो अभी भी सिसबेल के बारे में ही सोच रहा था। फिर हम एलिटियर को देखते हैं जो मास्क से फिर से मिलने को आती है। मास्क कहता है कि तो तुम कल कह रही थी कि सोवरनिटी से कोई एम्पायर की हेल्प कर रहा है, तो कौन है वो। इस पर एलिटियर कहती है कि जो एम्पायर के टच में है वो और कोई नहीं बल्कि मेरी बहनें हैं। मास्क कहता है क्या तुम मजाक कर रही हो, ऐसी बातें मुझे बताना ये लू फैमिली के लिए अच्छा नहीं है, क्या तुम पक्का मुझे ये सब बताना चाहती हो। इस पर एलिटियर कहती है कि सोवरनिटी का फ्यूचर क्वीन के इलेक्शन से ज्यादा जरूरी है। इस पर मास्क कहता है तो ठीक है बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। एलिटियर कहती है कि अगर मेरी बहनें सोवरनिटी को धोखा देती हैं तो ये मेरा फर्ज है कि मैं उन्हें रोकूं, लेकिन क्योंकि वो मेरी बहनें हैं तो मैं ये करने में नाकाम रहूंगी। इस पर मास्क कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जाकर तुम्हारी बहनों से मिलूंगा। फिर हम डेजर्ट में एक बस को देखते हैं जिससे एलिस अल समीरा के लिए जा रही थी, जहाँ बस अटेंडेंट सबको बता रही होती है कि पिरामिड के टॉप पर बसिलिस्क नाम का एक मॉन्स्टर रहता है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि उनके साथ स्पेशलाइज्ड हंटर्स हैं। इधर एलिस सोच रही होती है कि ये पहली बार है जब वो रिन के बिना ट्रेवल कर रही है। तभी यहाँ अचानक बस रुक जाती है क्योंकि सामने किसी बड़े मॉन्स्टर्स के फुटप्रिंट थे, लेकिन एलिस बाहर आने लगती है जिससे बस अटेंडेंट रोकने की कोशिश करती
है, लेकिन एलिस बाहर आ जाती है और फुटप्रिंट को देखती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि ये बासिलिस्क मॉन्स्टर के नहीं है। पास ही में उसे मशीन ऑयल की भी स्मेल आती है, जिसे देखकर वो हैरान थी। इससे हम समझ पाते हैं कि ये फुटप्रिंट्स एम्पायर की विच हंटिंग मशीन के हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसका के कहने पर इन लोगों ने वो होटल छोड़ दिया था। मिस काफी थक जाती है और कहती है कि वो कल वाली होटल में ही रुक सकते थे, लेकिन इसका कहता है कि वो होटल काफी महंगा है, इसीलिए थोड़ा सस्ता होटल देखेंगे जो उनके बजट में हो। लेकिन असल में उसे फिक्र थी कि कहीं वो सिसबेल की वजह से अपनी टीम को खतरे में न डाल दे। अब यहाँ मिस का क्रेस्ट फिर से चमकने लगता है, जिस पर वो कहती है कि उन्हें इसका कुछ करना होगा। जिन कहता है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वेकेशन खत्म होने में अभी काफी वक्त है। लेकिन फिर वो उसी विच नोरो के बारे में बताता है जो अपना क्रेस्ट छुपाकर एम्पायर में रही थी। जिन उसी चीज को यहाँ ढूंढने की सलाह देता है जिससे नोरो ने अपने क्रेस्ट को छुपाया था, और इस कंट्री में वो चीज ढूंढना आसान होगा क्योंकि यहाँ सोवर्निटी का भी सामान मिलता है, और अगर वो लकी रहे तो वो चीज यहाँ उन्हें मिल सकती है। फिर ये लोग दूसरे होटल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन इसका सेंस कर लेता है कि सिसबेल आस पास ही है, इसलिए वो कहता है कि वो करेंसी एक्सचेंज कराने जा रहा है। इस पर मिस कहती है कि वो लोग जल्द ही डिनर के लिए जाने वाले हैं, तो जल्दी आना। फिर इसका सिसबेल को ढूंढने लगता है कि तभी वो उसके सामने आ जाती है। इसका पूछता है कि आखिर तुमने मुझे ढूंढा कैसे? इस पर सिसबेल कहती है कि मैंने कहा था मैं वापस आऊंगी। इसका कहता है ठीक है, पर हमें कहीं और चलना चाहिए। ये लोग होटल से दूर आ जाते हैं, जहाँ इसका कहता है कि मैंने आज ही होटल चेंज किया, पर तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? सिसबेल उसे अपने एस्ट्रल क्रेस्ट के बारे में बताती है, जिसकी मदद से वो पास्ट को किसी वीडियो की तरह देख सकती है, जिसकी मदद से उसने उसके नए होटल का पता लगाया। इसका कहता है तुम्हारी एबिलिटी तो काफी अच्छी है, पर क्या मुझे एक इंपीरियल सोल्जर को इसके बारे में बताना गलत नहीं है? सिसबेल कहती है कि मैं बस तुम्हारे साथ ईमानदार हो रही हूँ, पर मैंने कल तुमसे एक झूठ बोला। इसका पूछता है कि कैसा झूठ? इस पर सिसबेल अपना असली नाम उसे बता देती है, जिससे इसका समझ जाता है कि वो एलिस की सिस्टर है और एक प्रिंसेस है। इसका हैरान था कि अगर वो एक प्रिंसेस है तो उसके बावजूद उसे उसकी मदद क्यों चाहिए। सिसबेल कहती है कि कोई क्वीन की जान के पीछे और वो फाउंडर का डिसेंडेंट है। वो सोवर्निटी पर कब्जा या उस पर राज नहीं करना चाहता, उसका मकसद कुछ बहुत भयानक है, और अगर क्वीन मर गई तो एम्पायर के साथ एक फुल स्केल वॉर होगी, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। इससे दोनों देश बर्बाद हो जाएंगे। इतना ही नहीं, सोवर्निटी को जंग में झोंकने के बाद उनका प्लान पूरी रॉयल फैमिली को खत्म करना है, जिसमें वो खुद भी शामिल है। सिसबेल इमोशनल हो जाती है और कहती है कि यही वजह है कि उसे उसकी मदद चाहिए ये सब रोकने में, पर इसका उसे मना कर देता है। इधर हम एलिस को देखते हैं जो अल्समीरा पहुंच चुकी थी और सिसबेल के होटल को लोकेट करने लगती है, लेकिन तभी सिसबेल का बटलर यहाँ उसके पास आता है और उसे बताता है कि उसे सिसबेल कहीं नहीं मिल रही, वो बिना उसे बताए कहीं चली गई है। दूसरी तरफ इसका सिसबेल से कहता है कि मैं भी नहीं चाहता कि एम्पायर और सोवर्निटी के बीच कोई जंग हो, पर मैं तुम्हारे साथ सोवर्निटी नहीं आ सकता। सिसबेल कहती है तुम क्या कह रहे हो? अगर क्वीन को कुछ हुआ तो जंग को कोई नहीं रोक पाएगा। इस पर इसका कहता है कि सिर्फ जंग रोकना मेरा मकसद नहीं है, मेरा असली मकसद है दोनों देशों के बीच जो 100 सालों से टेंशन चल रही है उसे खत्म करना। सिसबेल पूछती है कि वो ये कैसे करने वाला है। इस पर इसका कहता है कि दोनों देशों के बीच शांति वार्तालाप से। सिसबेल कहती है कि ऐसा करना नामुमकिन है क्योंकि सोवर्निटी के लोग एम्पायर को कभी माफ नहीं करेंगे। इसका कहता है कि जानता हूँ ये आसान नहीं होने वाला, पर सोवर्निटी से भी कोई है जो मेरी जैसी सोच रखता है। इसका एलिस के बारे में ही बात कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो उसका नाम सिसबेल को बता पाता, मास्क अपने सोल्जर के साथ यहाँ पहुंच जाता है। सिसबेल उसे देखकर पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन मास्क उससे सवाल करता है कि तुम इस लड़के के साथ क्या कर रही हो। इससे पहले कि सिसबेल कुछ बता पाती, मास्क कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे पहले से ही जानता हूँ, ये एक इंपीरियल सोल्जर है। क्वीन को ये जानकर बहुत बुरा लगेगा कि तुम एक इंपीरियल सोल्जर से मिली हुई हो। सिसबेल कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं यहाँ अपने देश को बचाने के लिए आई हूँ, एक गद्दार से जो क्वीन के खिलाफ साजिश कर रहा है जिसमें मुझे इसका की जरूरत है। मास्क कुछ भी सुनने से इनकार कर देता है और दिखाता है कि उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, इसे वो उसके खिलाफ यूज करेगा। सिसबेल समझ जाती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि सच क्या है और झूठ क्या है, वो बस उसकी जो फैमिली यानी कि खुद की फैमिली को इलेक्शन में जिताना चाहता है ताकि सोवर्निटी पर उसकी फैमिली रूल कर सके। अब मास्क अपने सोल्जर से उसे पकड़ने का ऑर्डर देता है, जिसे देख सिसबेल भागने लगती है। उसके सोल्जर उसके पीछे जाने लगते हैं, लेकिन इसका उन्हें रोक देता है। तभी सिसबेल के सामने वही विच हंटिंग ड्रैगन आ जाता है जिसे एम्पायर ने भेजा था। इसका उसे देख पहचान जाता है कि ये एम्पायर का ड्रोइड सोल्जर है और सोचने लगता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। उसे रोकने के लिए इसका जाने लगता है, लेकिन मास्क उसके रास्ते में आ जाता है। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? वो और उसके सोल्जर इसका ऊपर अटैक कर देते हैं, जिन्हें वो डॉज कर लेता है। इसका मास्क को रुक जाने के लिए कहता है और समझाता है कि सिसबेल कोई गद्दार नहीं है, जिस पर मास्क कहता है कि सोवर्निटी के हिसाब से सिसबेल का तुमसे बात तक करना एक क्राइम है जिसकी
जिसकी वजह से उसे सॉवरेनिटी की राजगद्दी के इलेक्शन से हटा दिया जाएगा। तभी इसका की टीम भी यहाँ पहुंच जाती है और मिस मास्क को देखकर पहचान जाती है कि वो वही बदमाश है जिसने उसे वॉर्टेक्स में फेंक दिया था। इधर विच हंटिंग मशीन यहाँ मौजूद सभी विच और मेजेस की एस्ट्रल एनर्जी डिटेक्ट करने लगती है, जिसमें मिस भी शामिल थी। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा एनर्जी सिसबेल इमिट कर रही थी, इसीलिए मेका उस पर अपना टारगेट लॉक कर लेता है। इसके बाद मास्क अपने सोल्जर को सिसबेल को पकड़ने का ऑर्डर देता है, लेकिन मेका के चलते सोल्जर उस पर अटैक करने लगते हैं। इसके बाद मेका सोल्जर को ऑब्स्टेकल समझकर अपने रास्ते से हटा देता है और सिसबेल के सामने आकर उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। मास्क लॉर्ड देखता है कि अगर मेका सिसबेल को खत्म भी कर देता है तब भी उसी का फायदा है। तभी जिन उस पर शूट कर देता है, जिसे देखकर वो जिन से कहता है कि तुम लोग सिसबेल को क्यों बचाना चाहते हो, वो तो तुम्हारी दुश्मन है। इस पर जिन कहता है कि मुझे उसकी फिक्र नहीं है, तुमने हमारी बॉस मिस को वॉर्टेक्स में फेंका था और यही वजह है कि मैं तुम्हारी धुलाई करना चाहता हूँ। तभी जिन और मिस पर मास्क के सोल्जर फायर अटैक करने लगते हैं। इधर मेका सिसबेल पर एनर्जी ब्लास्ट थ्रो करता है, जिसे इसका एन मौके पर आकर अपनी स्वॉर्ड से काट देता है। तभी नेने भी यहाँ अपने वेपन के साथ आ जाती है और इसका से कहती है कि उसे वेपन को रेडी करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होगा। इसके बाद इसका मेका पर अटैक करना शुरू कर देता है। इसका एक के बाद एक काफी अटैक करता है, पर हार्ड सेल की वजह से उसका कोई भी अटैक काम नहीं करता। इस दौरान मेका सिसबेल पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका उसे बचा लेता है। यहाँ सिसबेल उससे पूछती है कि वो उसकी मदद क्यों कर रहा है, जबकि उसने मना कर दिया था। इस पर वो कहता है कि मास्क एक बुरा आदमी है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें उसके हवाले कर दूं या ऐसे ही मर जाने दूं। तभी नेने बताती है कि वेपन अटैक करने के लिए रेडी है। इसके बाद वो अटैक लॉन्च कर देती है, जो मेका को डायरेक्ट हिट करता है। दूसरी तरफ जिन और मिस मास्क के सोल्जर से बचकर भाग आते हैं, लेकिन मास्क यहाँ पहुंच जाता है और जिन पर अटैक कर देता है और उसके हाथ को बुरी तरह जख्मी कर देता है। फिर वो कहता है कि अब तुम अपने इस हाथ से स्नाइपर यूज नहीं कर पाओगे। इस पर जिन कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर वो उसे अपने दूसरे हाथ से गन से शूट कर देता है, लेकिन मास्क उसी रिकॉर्डिंग डिवाइस की वजह से बच जाता है। लेकिन सिसबेल के खिलाफ जो सबूत उसने रिकॉर्ड किया था वो बर्बाद हो गया था। मास्क इसके बाद चारों तरफ गैसोलीन की बैरल बिखेर देता है और सोल्जर से उसमें आग लगाने को कहता है, लेकिन उनका मैजिक काम नहीं करता। मास्क देखता है कि ये मिस की वजह से हो रहा था, क्योंकि उसका क्रैश चमक रहा था और विंड प्रोड्यूस कर रहा था, जिस वजह से उनका फायर अटैक काम नहीं कर रहा। ये देख मास्क समझ जाता है कि उसे ये पावर जरूर वॉर्टेक्स में गिरने से मिली होंगी। इसका मतलब वो रिसर्च करने के लिए एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्ट है, इसीलिए वो मिस की तरफ बढ़ता है। लेकिन जिन उसके हेड पर शूट कर देता है, जिससे उसका मास्क टूट जाता है। मास्क कहता है तुम्हारे साथ मजा आया, पर मैं जल्दी वापस लौटूंगा और तुम्हें इसकी सजा दूंगा। इतना कहकर वो यहाँ से भाग जाता है। इधर इन लोगों को लगता है कि मेका डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन वो फिर से उठ खड़ा होता है और अपना आर्मर उतार देता है और फिर से अटैक एनर्जी ब्लास्ट रेडी करता है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये चीज रुकती क्यों नहीं। पीछे से नेने इसका को बताती है कि ये लाइट एस्ट्रल एनर्जी की है। इसे सुन वो शॉक हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि इस मेका के अंदर जरूर कोई एस्ट्रल स्पिरिट होगी। एनर्जी ब्लास्ट को देखते हुए इसका नेने से कवर लेने के लिए कहता है और सिसबेल को यहाँ से उठाकर अटैक को डॉज कर लेता है। इसके बाद नेने फिर से वेपन को रेडी करती है और उस पर अटैक लॉन्च करती है, लेकिन मेका इस बार अपने डिफेंस शील्ड से उसे ब्लॉक कर लेता है। इसे देख वो हैरान रह जाती है। तभी इसका उसे जिन और मिस के पास जाने को कहता है ताकि आसपास के लोगों को इवैक्यूएट करे। नेने उससे पूछती है कि तुम क्या करने वाले हो। इस पर वो कहता है कि मुझे इस मेका को रोकना ही होगा। मेका इन पर अटैक लॉन्च करने के लिए फिर से एनर्जी ब्लास्ट रेडी करने लगता है। इसे देख सिसबेल इसका की मदद करने के लिए अपनी एबिलिटी से मेका के सामने स्मोक बना देती है, जिससे मेका कंफ्यूज हो जाता है और इसका फायदा उठाकर इसका उस पर अटैक करने में कामयाब हो जाता है और उसके हेड को फोड़ देता है। इससे मेका फाइनली गिर जाता है, लेकिन फिर उसके अंदर से एनर्जी निकलने लगती है जो सिसबेल को पकड़ लेती है और एक बड़ी एंटिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उसे बचाने के लिए इसका उस पर अटैक करता है, लेकिन उस पर उसके किसी भी अटैक का असर नहीं होता। लेकिन तभी एलिस आकर उस पर स्नो अटैक कर देती है। इसका उसे देखकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। एलिस भी उससे सेम सवाल करती है। फिर वो सिसबेल को बचाने के लिए उस एंटिटी को अपनी आइस वाइन्स से पकड़ लेती है और स्नो से इसका के लिए रास्ता बनाती है, जिससे होते हुए वो एंटिटी की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो एंटिटी अपने आप को वाइन्स से छुड़ा लेती है। इसका एलिस से पूछता है कि आखिर ये चीज है क्या। इस पर वो उसे बताती है कि ये एक एस्ट्रल स्पिरिट है। ये सुन इसका कहता है कि आखिर एम्पायर इसकी मदद से क्या करना चाहता है। तभी वो देखता है कि एस्ट्रल स्पिरिट उनकी तरफ अटैक थ्रो करने वाली है, इसीलिए वो एलिस से अपनी शील्ड यूज करने को कहता है। एलिस उसके कहने पर शील्ड ओपन कर लेती है, जिससे वो उसके एनर्जी अटैक को इजीली ब्लॉक कर लेती है। लेकिन एस्ट्रल स्पिरिट इतने में नहीं रुकती, वो चारों तरफ तबाही मचाने लगती है। जिसे देख एलिस इसका से कहती है कि मैं राइवल के तौर पर तुमसे लड़ना चाहती हूँ, पर ये इस चीज के लिए सही वक्त नहीं है। फिलहाल हमें इस एस्ट्रल स्पिरिट को रोकना होगा। इसके लिए हमें फिर से एक साथ काम करना होगा।
इसका इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद ये दोनों एक साथ एस्ट्रल स्पिरिट पर टूट पड़ते हैं। अल्टीमेट अटैक बनाने के लिए एलिस आइस बॉल क्रिएट करती है, जिसके बाद एलिस अपना एंडलेस फैन एंड स्वॉर्ड डांस और इसका स्वॉर्ड अवेकन यूज करता है, जो एस्ट्रल स्पिरिट के एनर्जी अटैक को काटते हुए उसे हिट कर देता है। इसके बाद ये उसे खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं और सिजबेल भी आजाद हो जाती है। दूसरी तरफ सेनेट को पता चल जाता है कि उनका विच हंटिंग वेपन तबाह हो चुका है, जिसकी उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये लोग अपने अगले प्लान पर काम करना शुरू कर देते हैं। इधर ये दोनों एक दूसरे को शुक्रिया करते हैं और एलिस ब्लश करने लगती है और कहती है मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहती। तभी सिजबेल जाग जाती है और एलिस से पूछती है कि क्या वो इसका कुछ जानती है और उसका इसके साथ क्या रिलेशनशिप है। इस पर एलिस बात टालते हुए कहती है कि मैं उसे नहीं जानती, पर सिजबेल कहती है अब काफी देर हो चुकी है, मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। इस पर एलिस इसका को भी आंख दिखाती है और कहती है बताओ उसे कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। ये देख सिजबेल कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, इसका मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम मेरे सपनों की राजकुमार हो। ये सुन एलिस कहती है ये तुम क्या कह रही हो सिजबेल। इस पर सिजबेल कहती है कि तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एलिस इसका की तरफ देखती है और कहती है तभी इसका को उसके साथियों की आवाज सुनाई आती है जो उसे आवाज लगा रहे थे, जिसे सुन वो इन दोनों को छोड़कर जाने लगता है। सिजबेल कहती है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। इधर इसका अपने साथियों से मिलता है, जिसे सही सलामत देखकर वो काफी खुश होते हैं। फिर हम रिसिया और नेमलेस को देखते हैं, जिन्हें पता चलता है कि इसका ने विच के साथ मिलकर वेपन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। यहाँ नेमलेस रिसिया से पूछता है कि एम्पेरर कहाँ है, जिस पर वो कहती है कि उन्हें बाहर गए काफी वक्त हो गया है, इसीलिए मुझे लगता है कि वो जरूर बाहर एंजॉय कर रहे होंगे। फिर हम सालिंगर को देखते हैं जो आजाद घूम रहा था। वो कहता है कि मैं इस दुनिया से काफी बोर हो चुका हूँ, पर तुम इंपीरियल सोल्जर इसका काफी दिलचस्प हो। तभी वो पेड़ के पीछे कुछ नोटिस करता है और एनर्जी रीड करने के बाद हैरान रह जाता है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि एम्पिरर था। सालिंगर कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझसे मिलने आओगे एम्पिरर यून मेलेंजन। एम्पिरर उसके सामने आता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ खास है। इसके बाद हम मास्को को देखते हैं, जो अपनी भतीजी किसिंग से कहता है कि वक्त आ गया है तुम्हें क्वीन के इलेक्शन के लिए तैयार करने का। फिर हम पैलेस का सीन देखते हैं, जहां एलिटियर अपनी माँ के ऑर्डर पर उसके पास जाती है और कहती है क्वीन क्या आपने मुझे बुलाया। क्वीन कहती है मुझे तुमसे कुछ जानना है। एलिटियर कहती है हाँ पूछिए। क्वीन पूछती है कि क्या तुम ही थी जिसने औरों को बताया कि सिजबेल अल्समीरा में थी, और एक बात और, क्या तुम सच में असली एलिटियर हो। इस पर एलिटियर एक इविल स्माइल करती है। इसके बाद हम एलिस और इसका को देखते हैं, जो चोरी छिपे फिर से एक दूसरे से मिलने आए थे। एलिस कहती है कि हम हमेशा ऐसे क्यों मिलते हैं। इस पर इसका कहता है सही कहा, पर मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है। फिर एलिस कहती है जब भी तुम्हें आसपास सोवरेनिटी का कोई बंदा या मेरी बहन सिजबेल दिखे तो तुम्हें हमेशा ये नाटक करना होगा कि तुम मुझे नहीं जानते। इसके लिए इसका मान जाता है। दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और फिर मिलेंगे कहकर अपने अपने देश की तरफ निकल जाते हैं। और इसी के साथ इस एनीमे का सीजन 1 यही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर तुम लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। बाय।